ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका मनजीज। इसको अपनी लाजमी और लाजमी समझना, ठीक है। पहले हम आते हैं आपकी जो मनजीज है इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि मनजीज क्या होती हैं, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपकी मनजीज होती हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आपने कहना है कि मनजीज आर दी प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीएनएस, ठीक है। आपने कहना है जो मनजीज होती हैं ये क्या होती हैं। आपने कहना है मनजीज दीज आर दी प्रोटेक्टिव, ठीक है। आपने क्या कहना है कि दीज आर दी प्रोटेक्टिव, ठीक है। ये आपके एक तरह से हिफाजती एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी एक तरह से आपकी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर्स या कवरिंग है, ठीक है। ये आपने इसकी मतलब की डेफिनेशन में लिखना है कि दीज आर दी प्रोटेक्टिव लेयर्स और कवरिंग्स अराउंड द सीएनएस, ठीक है, अराउंड द सीएनएस। आपका जो सी एन एस है, ठीक है, सी एन एस में क्या आता है, आपका ब्रेन आता है, ठीक है। क्या आता है, आपका ब्रेन आता है, प्लस आपका क्या आता है, आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास होगी ना वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि बहुत सारी चीजें होगी जो हमने कवर करनी इस मेनिंजेस में। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो आपने साथ साथ जो फ्रेश होके बैठना है। तो आपने सबसे पहले जो डेफिनेशन में आपने मेनिंजेस लिखनी है वो क्या है, आपने कहना है कि दीज आर दी प्रोटेक्टिव लेयर्स और कवरिंग अराउंड द सीएनएस। मींस आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द ये कुछ आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, कुछ आपकी एक तरह से कवरिंग्स होती हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे ये कैसे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अभी सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ये आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द क्या होती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, यानी कि एक कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो आपकी मेनिंजेस हैं इनकी कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। हमने इनका लेयर्स लिखा है, लाइक हमने इनको एक तरह से जमा करके लिखा है। तो इनकी कितनी लेयर्स, इनकी टोटल कितनी लेयर्स है। तो आपने कहना है कि देयर आर थ्री लेयर्स। मींस जो आपकी मेनिंजेस होती हैं दीज आर थ्री इन नंबर, ठीक है। आपने कहना है कि दीज आर थ्री इन नंबर, ठीक है। यानी कि जो आपकी मेनिंजेस होती हैं ये आपकी तीन होती हैं, जो आपकी एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं ये तीन होती हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने किस तरह इसको याद करना है, आपके एक तरह से पैड के निमोनिक से आपने क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो आपने इसी तरह जो है इनको याद करना है, लेकिन जिस तरह मैं आपको लिखवाता जाऊंगा आपने सेम इसी तरह जनाब आपने साथ साथ जो है वो लिखते जाना है, ठीक है। आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने कहना है कि ये जो आपकी मेनिंजेस होती हैं ये तीन होती हैं, ठीक है। दीज आर थ्री इन नंबर्स। अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी होती है। जो पहली लेयर होती है, ठीक है, जो आपकी एक तरह से मेनिंजेस की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। और जो आपकी दूसरी लेयर होती है, जो आपकी दरमियान वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से अरेक्नोइड मैटर। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से अरेक्नोइड मैटर, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपकी मिडल लेयर होती है आपकी मेनिंजेस की उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से अरेक्नोइड मैटर। क्या कहते हैं, आपका अरेक्नोइड मैटर, ठीक है। तो पहली कौन सी होगी, पहली आपकी ड्यूरा मैटर होगी। जो आपकी दूसरी है वो कौन सी है, वो अरेक्नोइड मैटर है। और जो आपकी तीसरी लेयर है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से पाया मैटर। क्या कहेंगे, आपके एक तरह से पाया मैटर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखना है। जो सबसे ऊपर वाली होती है, जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है मेनिंजेस की उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। और जो दरमियान में होती है उसको हम कहते हैं आपकी अरेक्नोइड मैटर। और जो सबसे इनर मोस्ट होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है आपकी मेनिंजेस की उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पाया मैटर कहते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह लिखना है। फिर अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो हम देखते हैं कि यार ये जो आपकी एक तरह से लेयर है ड्यूरा मैटर, इस ड्यूरा मैटर की भी आगे दो लेयर्स हैं, ठीक है। आपकी जो ड्यूरा मैटर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी मेनिंजेस की, इसकी मजीद आगे दो लेयर हैं, ठीक है। जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपने लिखना है कि जो ड्यूरा मैटर होती है इसकी मजीद आगे दो लेयर होती हैं। अब वो कौन कौन सी दो लेयर होती हैं, आपने कहना है कि जो ऊपर वाली इसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको लिख रहा हूँ, जिस सीक्वेंस से मैं आपको लिख रहा हूँ तो आपने इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। आपने ऊपर नीचे नहीं लिखना, ठीक है। तो जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपने कहना कि ड्यूरा मैटर की मजीद दो लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर की, पहले तो हमने कहा कि ड्यूरा मैटर बजाते खुद एक आउटर मोस्ट लेयर है मेनिंजेस की, लेकिन ड्यूरा मैटर की मजीद आगे दो लेयर हैं। उस ड्यूरा मैटर की भी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपकी होती है आपकी एंड ओस्टियल, ठीक है। क्या होती है, आपकी एक तरह से एंड ओस्टियल लेयर होती है, ठीक है। आपने क्या कहना है,
जो आपकी एक तरह से एंड ओस्टियल, आपकी एंड ओस्टियल लेयर होती है। क्या होती है? आपकी एंड ओस्टियल लेयर होती है। यानी कि ओस्टियल का क्या मतलब होता है? बोन। अब हम देखते हैं कि बोन कौन सी, ठीक है, अभी हम देखेंगे बोन कौन सी। फिर सिर्फ आपने अभी लिखना है कि एंड ओस्टियल लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर की। और जबकि जो दूसरी लेयर होती है ड्यूरा मैटर की, जो थोड़ी सी अंदर होती है, उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से मनिंजियल लेयर। क्या कहते हैं हम उसको? कहते हैं आपकी एक तरह से मनिंजियल लेयर, ठीक है, ये आपने कहना है। आपकी क्या होती है? मनिंजियल लेयर होती है। हमने पहले देखा कि जो आपकी मेनिंजीज होती है, इसकी टोटल 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है। फिर हमने देखा जो आपका ड्यूरा मैटर थी वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, ठीक है, जो मतलब कि जो आपका एक तरह से जो स्कल बोन होती है, उस स्कल बोन की तरफ जो आपकी एक तरह से आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो आपकी ड्यूरा मैटर होती है। फिर हमने कहा कि यार ये जो आपकी ड्यूरा मैटर होती है, इसकी मजीद 2 लेयर हैं, ठीक है। एक जो ऊपर वाली इसकी लेयर होती है उसको हम कहते हैं आपकी एंड ओस्टियल लेयर होती है, जो आपकी एक स्कल बोन की तरफ होती है। और जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको मिनिंजियल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने जनाब आपकी एंड ओस्टियल लेयर होती है, इसकी डेफिनेशन में एक चीज लिखनी है। वो आपने क्या लिखनी है? आपने कहना है कि ये जो आपकी एंड ओस्टियल लेयर होती है, इट फेसिस टुवर्ड द स्कल बोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी ब्रैकेट में आपने लिखना है कि जो आपकी एंड ओस्टियल लेयर विच इज द लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, इट फेसिस, यानी कि इसका मतलब ये ओस्टियल का क्या मतलब होता है? ओस्टियल का मतलब होता है बोन। यानी कि जो आपकी ये लेयर होगी एंड ओस्टियल लेयर, ये मतलब कि आपकी स्कल बोन की तरफ होगी, ठीक है। इसकी आपने ब्रैकेट में ये लिखना है। जबकि जो मनिंजियल लेयर है, जो ड्यूरा मैटर की इनर लेयर है, ठीक है, जिसको मनिंजियल लेयर कहते हैं, तो आपने कहना है कि इट फेसिस अरेक्नोइड मैटर, ठीक है। आपने क्या लिखना है? इट फेसिस, यानी कि ये किस तरफ होती है, ठीक है, ये किस तरफ होती है। आपने कहना है कि इट फेसिस टुवर्ड्स मनिंजी, आपकी अरेक्नोइड मैटर। कौन सा होगा? आपके एक तरह से अरेक्नोइड मैटर, ठीक है, ये आपने लिखना है। देखो मनिंजियल लेयर से मुराद क्या है? यानी कि आपकी किसी मनिंजियल लेयर की तरफ होगी। तो आपका जो अरेक्नोइड मैटर है, ये भी तो आपकी मनिंजियल लेयर है, जो दरमियान वाली लेयर है, ऐसी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ड्यूरल मैटर की इनर लेयर होगी, जिसको मनिंजियल लेयर कहेंगे, वो आपकी किसी मंजीज की तरफ होगी। यानी कि वो ऐसी मतलब कि किसी मनिंजियल लेयर की तरफ वो जो होगी, उसकी जो साइड होगी, जो ड्यूरा मैटर की मनिंजियल लेयर है, उसकी जो साइड होगी वो आपकी एक तरह से मनिंजियल लेयर की तरफ होगी। और वो कौन सी मनिंजियल लेयर है? तो आपने कहना है अरेक्नोइड मैटर, क्योंकि अरेक्नोइड मैटर भी आपकी क्या है? एक मनिंजियल लेयर है। जबकि जो एंड ओस्टियल है, यानी कि ये किसी बोन की तरफ होगी, किसी बोन के क्लोज होगी, तो वो आपकी जो स्कल बोन होती है उसकी तरफ होती है। तो आपने इस तरह इसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीजें हमने देखनी कि इसका क्या सीन होता है, मतलब कि ड्यूरा मैटर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब अगर हम जो है वो थोड़ा सा और देखेंगे, आपने कहना है कि जो आपका अरेक्नोइड मैटर होता है, कौन सा अरेक्नोइड मैटर होता है ना, इसमें क्या होता है? इसमें जनाब हम आगे देखेंगे। इसमें सिर्फ आपने याद रख लेना है, ठीक है, जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए। आपने कहना है कि जो अरेक्नोइड मैटर होता है ना, इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह, लाइक आपके किसी भी सेल के ऊपर, जिस तरह हमने कल कहा था आपके एपिडाइमल सेल की, कि वो कोलोमुनर आपके सीलिएटेड, मतलब कि आपके सिंपल सीलिएटेड कोलोमुनार सेल्स होते हैं। इसका मतलब जो आपको वो कोलोमुनर सेल थे और उनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया थे, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, जो मूव करते थे। और आपकी डेबरीज को, कोई भी पैथोजिन था उसको आपकी बॉडी से बाहर एक तो एक्सक्रीट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अगर वो आपकी एक तरह से कहाँ पे है, अगर यही आपकी जो है वो मतलब कि जो आपकी सीलिया है, अगर ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, तो उनका अलग फंक्शन होगा। सिर्फ अभी आपने याद रखना, जो अरेक्नोइड मैटर में जो अरेक्नोइड सीलिया होंगे, जो अरेक्नोइड मैटर में जो अरेक्नोइड सीलिया होंगे, जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, वो क्या करेंगे? वो आपकी सीएसएफ को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। आपको अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो सब अरेक्नोइड स्पेस होगी, हमने आगे पढ़ना भी है, जो सब अरेक्नोइड स्पेस होती है, उसमें आपका सी एस एफ जो होता है वो आपका फ्लो कार होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका अरेक्नोइड मैटर में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। ये उस सी एस एफ को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके आपके एक तरह से मतलब कि आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये मतलब कि सीलिया ना होते, तो आपका सी एस एफ एब्जॉर्ब ना होता। जब सी एस एफ एब्जॉर्ब ना होता, तो वो आपकी ब्रेन के अंदर अकोमुलेट करना स्टार्ट कर देता है। जब अकोमुलेट आपकी ब्रेन के अंदर सीएसएफ अकोमुलेट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको हाइड्रोसेफलस होता, आपको आईसीपी इंक्रीज होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर
प्रेशर रेज होता, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रख लेनी है। जबकि जो आपके पाया मैटर होते हैं, ठीक है, क्या होती है, जो आपके पाया मैटर होते हैं, ये आपके एक एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब कि लेकिन इसमें एपिंडाइमल सेल्स मतलब कि आपने कहना कि सीलिया होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना कि जो आपका पाया मैटर होता है, क्या होता है कि जो आपके एक तरह से पाया मैटर होता है, ये आपका जो बिल्कुल जो ब्रेन होती है उस ब्रेन के साथ चिपका हुआ होता है। आपने कहा इट इज अडहेरेंट टू द ब्रेन, यानी कि जो आपका ब्रेन होगा उसके बिल्कुल साथ जो होगा वो अटैच होगा। और ये मतलब कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये बहुत ज्यादा फ्राजाइल होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है, ठीक है। इसके बारे में आपने ये याद रख लेना है कि आपका बायोमेट्रिक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अरेक्नोइड मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ड्यूरा मैटर के बारे में आपको जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन लिखवाई है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको एक तरह से उसकी डेफिनेशन पता चल गई, आपका एक तरह से मेनिंजेस क्या होती हैं, ठीक है, ये मतलब, और इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, और फिर उन लेयर्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब हम देखते हैं कि अब जो है ना वो मैं आप एक तरह स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ आपके ब्रेन की, आपके सीएनएस की, और फिर वहां से आपको एक तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह आपका एक तरह से ब्रेन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपका एक तरह स्कीमेटिक डायग्राम होगा, तो इस तरह आपने ब्रेन बनाना है, ठीक है। ये आपका एक तरह से ब्रेन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मैं आपको इसके सारे जो है वो पार्ट्स बताऊंगा, ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो ब्रेन बना लेना है, ठीक है। एक इस तरह होगा, फिर आपने इस तरह बनाना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि इस तरह आपने भी बना लेना है, दोबारा इस तरह बना लेना है। फिर उसके नीचे क्या होगा, फिर उसके नीचे आपने इस तरह बना लेना है, ठीक है। ये इस तरह आपने ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत बना लेना है, ठीक है। फिर ये मतलब कि मैंने जिस तरह आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, तो ये पहला जो था ये आपका कौन सा था, ये जो पहला मैंने बनाया है ये है, आपने कहना है कि ये होता है आपका फोर ब्रेन। कौन सा होता है, जो आपका एक तरह से फोर ब्रेन होता है जिसको हम प्रोजन सेफलोन होता है, वो मैंने बनाया, ठीक है। जो मैंने आउटर मोस्ट जो ऊपर जो बहुत बड़ा है, ये आपका क्या है, ये आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। जो दूसरा मतलब ये जो दूसरा होता है, ठीक है, ये जो मतलब यहाँ पे इस तरह आ रहा है, ठीक है, जो मतलब कि स्ट्रेट है इस तरह है, इसको मतलब कि यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा साथ साथ, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बना रहा। तो आपने कहना ये जो दरमियान वाला स्ट्रक्चर होगा, ये आपका अगर ऊपर वाला फोर फोर ब्रेन है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मिड ब्रेन होगा, आपका मीजनसेफलोन होगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। और ये दो दूसरे इस तरह जो बाहर निकले हुए हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ऊपर वाले को हम कहते हैं आपका पोन्स कहते हैं, और जो नीचे वाला है इसको हम सेरिबेलम कहते हैं। यानी क्या, ये क्या होगा, ये आपका हाइंड ब्रेन होगा, क्या होगा आपका हाइंड ब्रेन। आप जब भी अपने ब्रेन को सामने से देखोगे ना, एंटीरियर व्यू से देखोगे, तो जो आपका सेरिबेलम होता है ना, ठीक है, जो आपका सॉरी आप हाँ आपका जो सेरिबेलम होता है, वो सेरिबेलम आपको सामने से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पोस्टीरियर होता है। जब भी आप अपने ब्रेन को सामने से देखोगे, तो वो सामने से आपको सेरिबेलम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पोस्टीरियर होता है। इसमें जो पहला पार्ट है ये आपका पोन्स होता है, जबकि जो दूसरा होता है ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेरिबेलम मैंने इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि जो सेरिबेलम होता है वो पोस्टीरियर साइड पे होता है, वो आपको सामने से दिखाई नहीं देता। तो आपने सिंपल ये लिखना है कि ये क्या है, ये आपका हाइंड ब्रेन है। और जो मैं नीचे बनाया है ये वाला, ये क्या है, ये आपका एक तरह से है स्पाइनल कॉर्ड, क्या है आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इस तरह आपने इसको समझ लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेनी है अपने ब्रेन की, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जनाब आपकी जो मनिंजियल लेयर्स हैं उस मनिंजियल लेयर्स को बनाता हूँ, उसका सारा सीन जो है वो मतलब कि क्रिएट करता हूँ। देखिए जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी मेनिंजेस की, जो बिल्कुल अडहेरेंट होती है, जो क्या होती है, बिल्कुल अडहेरेंट होती है, जो बिल्कुल चिपकी हुई होती है, किसके साथ, आपके ब्रेन के साथ, किसके साथ, आपके एक तरह से ब्रेन के साथ, और आपके किसके साथ, आपके एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड के साथ। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, आपके एक तरह से पाया मैटर कह रहे होते हैं। जिस तरह पैड पैड को अपने नीचे मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ जो निमोनिक होगा ना, उसको अपने अंदर से बाहर की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो मतलब कि ये मतलब कि थोड़ी सी मैंने स्पेसी जो है वो छोड़ दी है, अपनी स्पेसी नहीं छोड़नी, आपने बिल्कुल ऊपर जो है वो बनाना है, ठीक है। बिल्कुल जो है वो ऊपर आपने स्ट्रक्चर बनाना है इसका, ठीक है। इस तरह ये आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि जो मतलब कि इनर मोस्ट मैंने लेयर बनाई है, जो ब्लैक कलर की बनाई है, ये मतलब इनर मोस्ट लेयर है, जो बिल्कुल अटैच है किसके साथ, आपकी एक तरह से ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपकी एक तरह से पाया, आपकी एक तरह से पाया मैटर, ठीक है। और जो दूसरी लेयर होती है, ठीक है, जो क्या होती है, जो आपकी दूसरी लेयर होती है और इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है। इसके दरमियान क्या होती है, थोड़ी सी स्पेस होती है। ये मैंने जो आपकी एक तरह स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है,
तो इस तरह आपने जो है वो बना लेना है, ठीक है। इस तरह जनाब इसके दरमियान स्पेस होगी, ये सारा सीन इसका आपने बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह ये आ रही होती है। यानी कि जो दूसरी मैंने आपकी ग्रीन कलर से बनाई, ये कौन सी होगी? ये आपकी अरेक्नोइड मैटर होगी, ऐसे ही है ना? क्या होगी? आपकी अरेक्नोइड मैटर होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जनाब आपकी एक और तीसरी लेयर बनाने की कोशिश करता हूँ। और जो तीसरी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। जो आपका ड्यूरा मैटर होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। आपने क्या करना है, उस ड्यूरा मैटर को थोड़ा सा थिक करके जो है वो बना लेना है, ठीक है। जो आपका एक तरह से बाहर वाली लेयर होगी, जो ड्यूरा मैटर होगी, वो थोड़ी सी क्या होगी, थिक होगी, थोड़ी सी स्ट्रोंग होगी। मतलब कि थोड़ी सी वो क्या होगी, मोटी होगी, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो बना लेना है। अब ये जो तीनों मैंने लेयर्स बनाई, ठीक है, एक बिल्कुल ब्रेन के साथ अटैच है, वो आपकी क्या है, वो पाया मैटर है। जो ग्रीन कलर की बनाई वो क्या है, वो अरेक्नोइड मैटर है। जो बाहर थोड़ी सी थिक लेयर बनाई आपकी ब्लू कलर की, वो कौन सी है, वो आपकी एक तरह से ड्यूरा मैटर है, ठीक है। तो इस तरह आपने बना लेना है। ये जो आपकी इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, इसके बाहर लाइक आपकी जो ग्रीन कलर की बनाई है मैंने, इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह मतलब कि मैं थोड़ा सा मतलब कि पूरा तो नहीं ड्रा करूंगा अभी, ठीक है। तो इस तरह जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है वो कौन सी होती है, वो आपकी स्कल बोन होती है, ठीक है। आपकी जो खोपड़ी की बोन होती है, जिसको हम स्कल बोन कहते हैं, वो होती है, ठीक है। तो मतलब कि ये आपकी एक तरह से प्रॉपर जो वो तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है। यानी कि जो मतलब कि इनर मोस्ट होगी वो कौन सी होगी, वो पाया मैटर होगी। जो ग्रीन कलर की होगी वो आपका रेक्नोइड मैटर होगी। जो आपकी एक तरह से ब्लू कलर की होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी एक तरह से होगी आपकी ड्यूरा मैटर होगी, जो थिक होगी, ठीक है। क्या होगी, थोड़ी सी थिक होगी। और इसके बाद इसके जो बाहर होगा वो आपका एक तरह से स्कल बोन होगी, क्या होगी, आपकी एक तरह से स्कल बोन होगी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि क्या होता है कि जो आपकी ड्यूरा मैटर होता है, उस ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक वो लेयर, ठीक है, एक वो लेयर जो आपकी स्कल बोन को फेस करे, ठीक है। यानी कि ये जो बाहर वाली लेयर है जो स्कल बोन की तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंड ओस्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं आपकी एक तरह से, एंड ओस्टियल कहते हैं, यही कहते हैं ना जो मैंने आपको लिखवाई है, एंड ओस्टियल। यानी कि ये बोन की तरफ है। अब आपको पता चल गया कौन से बोन की तरफ, भाई स्कल बोन की तरफ। और जो नीचे इसका अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है, इसके जो नीचे अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है, जो अंदर वाली होगी वो आपकी किसी मनिंजियल लेयर की तरफ है। यानी कि वो क्या है, वो इस मनिंजियल लेयर की तरफ है, यानी कि जो आपकी एक तरह से अरेक्नोइड मैटर उसकी तरफ है। तो इसी वजह जो अंदर वाली लेयर है उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम कह रहे थे आपकी एक से मनिंजियल लेयर, क्या कह रहे थे, आपकी मनिंजियल लेयर कह रहे होते थे, ठीक है। इस तरह ही हमने बनाया था ना, ठीक है। ये आपने मैंने आपको जनाब सारा स्ट्रक्चर जो है वो बना के दिखा दिया कि इसका क्या क्या सारा सीन होता है, ठीक है। आई होप सो कि अब जो है वो आपको जो मैंने आपको तीनों स्ट्रक्चर बनाए थे इनकी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। कि पाया मैटर कहाँ पे होता है, आपका रेक्नोइड मैटर कहाँ पे होता है, आपका ड्यूरा मैटर कहाँ पे होता है, उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यूज आते हैं, वो एमसीक्यूज क्या आते हैं, ठीक है। जो एमसीक्यूज में अभी आपको लिखता हूँ, ठीक है, मैं आपको जनाब इसका जो मतलब के दरमियान में स्पेसिस है ना वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको आता हूँ कि इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कहाँ से है, मतलब कि ये जो आपकी तीनों लेयर्स हैं ये एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो वो आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लाइक जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सारी तो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको मजीद जो है वो क्लैरिफाई कर दूंगा वहां पे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो आपने सुना होगा कि कुछ आपकी स्पेसिस होती है, अगर आपने नहीं सुना है तो अब आपको पता चल जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको ब्लू कलर की बनाई, जो मैंने आपकी ब्लू कलर की लाइन बनाई, ये क्या थी, ये आपकी ड्यूरा मैटर थी ना, इस तरह यानी ये आपकी ड्यूरा मैटर थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी यहाँ पे आपको खाली स्पेस, यानी कि ये आपको खाली स्पेस दिखाई दे रही है, ऐसी है ना। ये आपको मतलब कि आपका स्कल बोन और आपकी जो एक तरह से ये आपकी ड्यूरा मैटर, इसके दरमियान आपको एक खाली स्पेस, एक ल्यूमन सा दिखाई दे रहा है। इस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसको आपने कहना है एपीड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपने लिखना है कि यानी कि एपी का क्या मतलब होता है, ऊपर। ड्यूरा का क्या मतलब, ड्यूरा मैटर, यानी कि आपकी ड्यूरा मैटर की ऊपर वाली स्पेस। यानी कि आपकी स्कल बोन और आपकी ड्यूरा मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आपके एक तरह से एपीड्यूरल मैटर कहेंगे, एपीड्यूरल सॉरी एपीड्यूरल स्पेस कहेंगे। और इस एपीड्यूरल स्पेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो आपने लाजमी और लाजमी देखनी है। इस एपीड्यूरल स्पेस में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से आपकी एक तरह से आर्टरी होती है, ठीक है। ये आर्टरी होती है और इस आर्टरी को हम कह रहे होते हैं आपके मिडल मेनिंजियल आर्टरी। क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से मिडल, आपकी एक तरह से मिडल मेनिंजियल आर्टरी।
क्या कहते हैं, मिडल मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी समझना है। वो पूछते हैं कि जो आपका एक तरह से मिडल यानी कि वो पूछते हैं एपिड्यूरल स्पेस में कौन सी आर्टरी है, तो आपने कहना मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, क्योंकि ये जब आर्टरी जनाब डैमेज हो जाती है तो आपको एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जो है वो आपकी मेनिंजेस को पढ़ रहे हैं, तो उस वजह से मैं आपको वहां पे नहीं बता रहा सारा कुछ। तो आपने कहना जो एपिड्यूरल स्पेस होती है, इसमें एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब क्वेश्चन ये है, यार मिडल मेनिंजियल आर्टरी आती कहाँ से, यानी कि ये कौन इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है, मतलब कि ये किस ब्रांच से आ रही है। तो आपने कहना कि हमारी जो नेक रीजन होता है ना, जो हमारी गर्दन होती है, वहां पे एक आर्टरी होती है, उसको हम कहते हैं आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्या कहते हैं, एक आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, एक आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। तो जो आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, उस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक आर्टरी मतलब कि एक ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं आपकी एक तरह से मैक्सिलरी आर्टरी। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं आपकी एक तरह से मैक्सिलरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से मैक्सिलरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ये आपने लिखना है। पहले क्या हुआ, नेक रीजन के ऊपर एक बहुत बड़ी आर्टरी थी जिसको हम कहते हैं आपके एक तरह से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फिर क्या होता है, उस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिलरी आर्टरी। फिर उस मैक्सिलरी आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहते हैं। तो इस तरह आपने इसको देखना है, ठीक है। मतलब कि आपने कहना है कि जो आपकी मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, ये कहाँ पे है, ये आपकी एपिड्यूरल स्पेस में है। जब इस आर्टरी को डैमेज हो जाए तो आपको एपिड्यूरल हीमाटोमा होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है, ये आपकी मतलब कि कहाँ से आती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, फिर मैक्सिलरी आर्टरी से, फिर आपका मैक्सिलरी आर्टरी आगे जाके मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो देता है, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको याद करना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आते हैं आपकी थोड़ा बहुत जो आपकी एक तरह से अरेक्नोइड मैटर है, ठीक है। जो आपका अरेक्नोइड में मतलब कि अब क्या होगा कि आपकी एक तो एपिड्यूरल स्पेस होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो आपकी स्पेस है, ये जो आपकी स्पेस है, जो आपकी ड्यूरा मैटर के नीचे है और आपकी मेनिंजियल आपकी सॉरी जो अरेक्नोइड मैटर के ऊपर है, ठीक है। यानी कि आपका मेनिंजियल सॉरी आपका ड्यूरा मैटर और आपकी अरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं, आपकी सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। क्या कहते हैं, आपका सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। यानी कि सब का क्या मतलब होता है, नीचे, यानी कि ये ड्यूरा के नीचे है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ड्यूरा के नीचे, ड्यूरा मैटर के नीचे है। यानी कि ये किसके दरमियान है, ये आपकी अरेक्नोइड मैटर के ऊपर है और ड्यूरा मैटर के नीचे है। यानी कि ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। ये आपने कहना है। और ये जो सब ड्यूरल स्पेस होती है ना, इसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमने ये पढ़नी है। जब हम सब ड्यूरल हीमाटोमा पढ़ेंगे, उसमें यही जो चीजें होंगी, यही रप्चर होगी, और मैंने आपको वहां पे दोबारा नहीं बतानी। तो ये जो आपका सब ड्यूरल स्पेस होती है, इसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं, और उन वेन्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ब्रीजिंग वेन। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से आपका एक तरह से क्या कहते हैं, ब्रीजिंग वेन कहते हैं, ठीक है। उन वेन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीजिंग वेन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार सब ड्यूरल स्पेस में क्या होता है, कि कभी कभार जनाब आपके फ्लूइड यानी कि आपके ब्लड की लीकेज हो जाती है, सब ड्यूरल स्पेस में वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है और उसका क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। मैं आपको बताऊंगा क्लॉट और हीमाटोमा में क्या फर्क होता है। अभी आप जर्नल समझो कि आपके जो सब ड्यूरल स्पेस होता है, उसमें जनाब जब भी ब्लड लीक होगा किसी भी वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, ये सारी स्पेस कंडीशन वहां पे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको बताऊंगा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो आपने सिर्फ ये करना है कि जो सब ड्यूरल स्पेस होती है, इसमें बहुत सारी वेन होती है जिसको हम ब्रिजिंग वेन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने यही बस स्ट्रक्चर याद रखना कि ब्रिजिंग ब्रिजिंग जो वेन होती है, आपकी ब्रिजिंग वेन होती है, ये कहाँ पे होती है। अब क्या होता है कि जो आपकी एक और स्पेस रह गई है, ठीक है, ये जो आपकी एक यहाँ पे जो स्पेस रह गई है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस स्पेस को हम कहते हैं आपके एक तरह सब अरेक्नोइड स्पेस। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से सब अरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका अरेक्नोइड के नीचे है, सब का मतलब नीचे है। सब का क्या मतलब होता है, नीचे, लवर यानी कि अंडर यानी कि नीचे, यानी कि ये क्या है, ये अरेक्नोइड मैटर है। तो अरेक्नोइड मैटर की ये नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब अरेक्नोइड स्पेस है। और इस सब अरेक्नोइड स्पेस में जो आपका CSF होता है, जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो फ्लो करता है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सब अरेक्नोइड स्पेस है उसमें क्या होता है, आपका CSF होता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इन सारी चीजों का क्या क्या सीन है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, कि इनमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, इनका क्या क्या मतलब होता है यार सारी चीजें। अब ये जो आपका एक तरह से होता है ना आपका पाया मैटर, ये पाया मैटर अडहेरेंट होता है, बिल्कुल ब्रेन के साथ चिपका हुआ होता है, इसके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, इसलिए आपने इसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक तरह से मनीजियल लेयर, और उसमें जितनी भी स्पेसीज होती हैं ये सारी कंडीशन होती है, ठीक है। अब जनाब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके MCQs की तरफ आते हैं। वो पूछते हैं कि ये जो हमने कहा लाइक आपकी मनीजियल लेयर्स हमने पढ़ी, इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन मतलब कि क्या है, यानी कि ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो आपकी एक तरह से है मतलब कि मनीजियल लेयर होती है, इनकी एक तरह से मतलब कि ओरिजिन कहाँ, ये कहाँ कहाँ से एम्ब्रियोलॉजिकली ओरिजिनेट होती है। तो अब हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। अब जो आपने हेडिंग लिखती है वो क्या है, वो है आपकी एक तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ मनीजियल लेयर, ठीक है। यानी कि आपकी जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में आपको सारी चीजें बताई थी कि आपका मीजोडर्म का मतलब जब थर्ड वीक हो जाता है, तो थर्ड वीक में मैंने आपको बताया था आपको मीजोडर्म और आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बनता है, ठीक है। तो वहां से आपकी कौन कौन सी ऐसी लेयर होंगी जहां से आपकी ये तीनों लेयर्स ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी होती है लाइक आपका ड्यूरा मैटर होता है, जो आउटर मोस्ट होता है ड्यूरा मैटर, कौन सा आपका जो होता है ड्यूरा मैटर जो होता है, ये ड्यूरा मैटर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। आपने कहना है ये जो ड्यूरा मैटर होता है ये आपका मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से, जो आपका मीजोडर्म जो दरमियान वाली लेयर होती है वहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि जो आपका अरेक्नोइड मैटर होता है, कौन सा, जो आपका अरेक्नोइड मैटर होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। और जो तीसरी आपकी क्या है, जो तीसरा आपका पाया मैटर है, कौन सा, जो आपका पाया मैटर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो पहली तो ड्यूरा मैटर हम देख ली कि मीजोडर्म से होता है। अब आपने कहना है कि ये जो आपका अरेक्नोइड और पाया मैटर है, पहले तो आपने कहना है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं। मैंने जो पहला लेक्चर था उसमें बताया था कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आपने कहना इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पहले कहते हैं लेप्टोमेनिंजीज, क्या कहते हैं आपका लेप्टोमेनिंजीज, मैंने यही कहा था ना कि लेप्टोमेनिंजीज कहते हैं। तो जो आपके वो आप इंपॉर्टेंट MCQs आता है कि जो आपकी लेप्टोमेनिंजीज होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आपने कहना न्यूरल क्रेस्ट सेल से, ठीक है। कहाँ से, जो आपके एक तरह से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं वहां से ओरिजिनेट होते हैं। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है वो बखूबी पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लाजमी और लाजमी पता होनी चाहिए, इसके सारे MCQs और इसकी सारी जितनी भी कंडीशंस हैं ये आपको लाजमी और लाजमी जो है वो फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका एक तरह से क्या आपका मनिंजीज, ठीक है, कि मनिंजीज क्या होती हैं, इनकी सारी जो होती हैं वो चीजें क्या क्या होती हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इनकी स्पेसीज क्या है, उन स्पेसीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें हैं, ठीक है। तो आपने उसको जो है वो लाजमी और लाजमी याद करना है, क्योंकि आगे जो है वो हम कुछ पैथोलॉजीज पढ़ेंगे तो उनमें ये चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है। तो ये थी आपकी एक तरह से फिजियोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपका एक तरह से मनिंजीज क्या होती है, ठीक है। अब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता, वो आपने लाजमी और लाजमी लिखना है, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपकी मनिंजियल लेयर होती है, ठीक है, दीज कवरिंग्स, ठीक है, ये अपनी लाजमी लिखना है कि दीज कवरिंग्स आर रिच इन, ठीक है, दीज कवरिंग्स आर रिच इन नर्व इनर्वेशन, ठीक है। ये जो कवरिंग होती है ये नर्व इनर्वेशन से बहुत ज्यादा भरपूर होती है, ठीक है। यानी कि इन लेयर्स के जो आपकी नर्व इनर्वेशन ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दीज कवरिंग्स आर रिच इन नर्व इनर्वेशन, therefore, ठीक है, therefore involvement of these layers in any pathology leads to pain, ठीक है। therefore involvement of, क्या आपने कहना है कि involvement of these layers, ठीक है, involvement of these layers इन एनी पैथोलॉजी, ठीक है, कि इन एनी पैथोलॉजी लीड्स टू पेन, ठीक है, लीड्स टू पेन। अब आपने देखा होगा कि आपको जब वो सर दर्द होता है ऐसे ही ना, आपको हेड एक होता है ऐसे ही है ना, यानी कि आपको जो है वो इतना सर दर्द होता है और आप कहते हो कि मेरे जो ना आपके दिमाग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। जो आपके हेड एक हो रहा होता है, क्या होता है कि जो आपका हेड एक हो रहा होता है, वो हेड एक जो होता है वो आपके ब्रेन का पेन नहीं होता, वो आपकी मनिंजियल लेयर का दर्द होता है, उन मनिंजियल लेयर का पेन होता है। क्योंकि ये जो आपकी मनीजियल लेयर होती है ना, इनके ऊपर आपके पेन रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, इनके ऊपर आपके क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं। और जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी आपकी नॉक्शियस स्टिमुलस आती है, तो वो आपकी मनीजियल लेयर के ऊपर जो पेन रिसेप्टर्स हैं इनको स्टिमुलेट करते हैं।
तो जिसकी वजह से आपको क्या होता है, जिसकी वजह से आपको एक तरह से हेड एक होता है। तो आपने कहना है कि ये जो आपकी मेनिंजियल लेयर है, दीज कवरिंग्स आर रिच इन नर्व इनर्वेशंस, इनकी बहुत ज्यादा नर्व इनर्वेशंस होती है, मतलब ये इनको जो नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अगर इनको थोड़ा सी भी इरिटेशन हो जाए, ठीक है, इनकी कोई भी थोड़ी सी भी पैथोलॉजी हो जाए, तो इसकी वजह से आपको हेड एक होगा, आपको पेन होगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको आपने लिखना है एक नोट में। ठीक है, आपने क्या बनाना है, नोट बनाना है, उसमें आपने लिखना है जो आपका ब्रेन होता है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज नो प्राइमरी पेन रिसेप्टर, विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज नो प्राइमरी पेन रिसेप्टर। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसमें आपके पेन रिसेप्टर नहीं होते, तो आपने कहना है आपका ब्रेन। ठीक है, जो आपका ब्रेन होता है इसमें कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होते। ठीक है, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि जब मुझे जो है वो दर्द हो रही है और ब्रेन में हो रही है, आपने ये कभी भी नहीं कहना। ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है इसमें कोई भी पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। जब इसमें पेन रिसेप्टर ही नहीं है तो इसमें मतलब कि आपके ब्रेन को दर्द वगैरह भी नहीं होगा, इसमें पेन नहीं होगा, क्योंकि जो आपका ब्रेन होता है ये आपका फ्लोट कर होता है आपका सब अरेक्नोइड स्पेस में। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सब अरेक्नोइड स्पेस में जब वो फ्लोट कर होता है, तो इसमें एक तरह से मतलब कि कोई भी बाहर से कोई भी उसको एक तरह से नॉक्शियस स्टिमुलस आती है, तो वो मतलब कि अवे चला जाता है। ठीक है, मतलब वो फ्लोट कर होता है, तो अगर आपको कोई जो है वो फ्रंट साइड से कोई चीज हिट करती है तो वो पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पीछे की तरफ से आपको कोई मतलब कि चीज लगती है तो वो आगे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा होता है, तो इसी वजह से आपको वहां पे पेन जो है वो नहीं होती। ठीक है जी, आपने समझना है। फिर जो आपको सर दर्द हो रहा होता है वो आपकी मंजिल लेयर की इरिटेशन की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि इन्हीं में आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एक तरह से मंजिल का था और आपकी मंजिल की फिजियोलॉजी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर इन मेनिंजेस की क्या हो जाए, अगर इन मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं आपकी मनिंजाइटिस। ठीक है, क्या कहते हैं, आपकी एक तरह से मनिंजाइटिस कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आपकी जो मनिंजाइटिस है ये क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपने लाजमी और लाजमी समझना है। अब हम आते हैं कि अभी तो हमने डिस्कस किया कि आपकी मनिंजीज जो होती है वो कितनी लेयर, उनका हमने डिटेल से पढ़ लिया। अगर किसी वजह से जो आपकी मनिंजीज हैं, ठीक है, उनकी क्या हो जाए, उनकी इरिटेशन हो जाए, लाइक उनकी इरिटेशन हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज ड्यू टू सर्टन पैथोजन, क्या है, आपने कहना है कि इन इन्फ्लामेशन, ठीक है, क्या होगी आपकी एक तरह से इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, जो आपकी मेनिंजीज होगी उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, क्यों, ड्यू टू ड्यू टू सर्टन पैथोजिन, यानी कि आपकी क्या होगी कि कुछ पैथोजिन की वजह से आपको जो मनिंजीज होंगी उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मनिंजाइटिस कहते हैं। अब हम आते हैं कि लाइक जो आपकी कौन सी ऐसी काजेज हैं जो आपको मनिंजाइटिस करवा रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या किसके ऊपर आते हैं, अब हम आते हैं आपकी एक तरह से काजीज के ऊपर, किसके ऊपर, आपकी काजीज के ऊपर आते हैं कि ऐसी कौन कौन सी काजीज हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन से पैथोजिन है जो आपको एक तरह से क्या आपको मनिंजाइटिस करवा रही हैं, आपके मनिंजेस की इन्फ्लेमेशन करवा रही हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखना है, अब जिस तरह मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपने सेम इसी सीक्वेंस से लिखना है। ठीक है, तो अब आपकी काजेज में जो पहली चीज आएगी वो कौन सी होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो मनिंजाइटिस को डायग्नोज करना चाहते हो तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो आपकी काजेज आएंगी वो कौन सी होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, और याद रखें तकरीबन तकरीबन 90% जो केसेस होते हैं आपकी मनिंजाइटिस में, उसमें आपको आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है। ठीक है, लाइक पहली जो काज हमने पढ़ी वो थी आपकी एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तकरीबन 90% जो चांसेस होते हैं, जो 90% केसेस होते हैं मनिंजाइटिस के, वो आपके एक तरह से किसकी वजह से होते हैं, वो आपके एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब हम देखते हैं, अब तो आपके बहुत सारे बैक्टीरिया, तो कौन कौन से बैक्टीरिया करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने लिखना है कि जो आपके कौन से होते हैं, जो आपके एक तरह से न्यू नेट होते हैं, कौन से जो आपके न्यू नेट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके न्यू नेट को क्या होते हैं, जो आपके पैदा होने से एक मतलब कि एक मंथ तक जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपके न्यू नेट्स कहते हैं, ऐसे ही है ना, ये मैं चीजें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो न्यू नेट्स में ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो आपको एक तरह से मेनिंजाइटिस करवाते हैं, तो आपने कहना है कि जो न्यूनेट्स में इंपॉर्टेंट जो पैथोजिन आएंगे, जो बैक्टीरिया आएंगे, वो होगा आपका ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस। क्या होगा आपका एक तरह से ग्रुप बी, ठीक है, क्या होगा आपका ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है,
कहेंगे, ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस होगा, ठीक है, जिसको हम जीबीएस भी कहते हैं, ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस, जिसको हम जीबीएस भी कहते हैं। और इसी बैक्टीरिया को हम कहते हैं, इसी बैक्टीरिया का जो दूसरा नाम है वो है, आप कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकस एगालैक्टे। क्या कहते हैं, आप कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकस, क्या कहते हैं आपका, स्ट्रिप्टोकोकस एगालैक्टे कहते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस एगालैक्टे, AGALACTE, ठीक है। तो इसमें आपने लिखना है कि स्ट्रिप्टोकोकस एगालैक्टे होता है, ठीक है। यानी कि आपका ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस या आपका स्ट्रिप्टोकोकस जो एगालैक्टे है, ये सेम ही चीजें हैं। हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाता हूँ। तो ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस होता है, ठीक है, ये स्ट्रिप्टोकोकस एगालैक्टे, ये सेम ही चीजें होते हैं। एक तो ये बैक्टीरिया होगा। अब हम आते हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया जनाब आपको करवा सकते हैं। आपने याद रखना है, जो आपका ई कुलाई है, कौन सा आपका एक से ई कुलाई है, वो भी आपको करवा सकता है। और आपका लिस्टीरिया, कौन सा आपका एक से लिस्टीरिया जो है, वो आपका बैक्टीरिया, वो भी आपको करवा सकता है। और इसका जो आपका कंप्लीट नेम है लिस्टीरिया का, वो है आपका लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स। क्या होता है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स, ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन्स जो होता है, ये आपको करवाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो आपके न्यूनेट्स होते हैं, जो न्यूनेट्स होते हैं, उनमें ऐसे कौन कौन से जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जनाब आपको ये सारी चीजें करवाते हैं, लाइक आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन करवाते हैं। तो आपने कहना है कि जो आपका ग्रुप भी स्ट्रिप्टोकोकस, जब इसको कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकस एगालैक्टे, ये करवाता है। दूसरा आपने कहना है कि आपका इकोलाई करवाता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका आपका लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन जो है, ये करवाता है, ठीक है। तो ये आगे आपके न्यूनेट्स के ऊपर, के न्यूनेट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब हम आते हैं आपके इन्फेंट्स के ऊपर, कौन सी आपके इन्फेंट, लाइक आपके जो इन्फेंट्स हैं, ठीक है, इन्फेंट्स किन को कहते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स में आपको बता चुका हूँ कि किन को कहते हैं। अगर आपके इन्फेंट्स में ये चीजें हो जाएं, तो इन्फेंट्स में ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपको करवाएगी। तो आपने कहना कि जो आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, कौन सा, जो आपका एक तरह से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होगा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है, वो भी आपको क्या करवाता है, वो आपको इन्फेंट्स के अंदर आपका एक तरह से मेनिंजाइटिस करवाता है। और ये इन्फेंट्स जो होते हैं ना, ये मेनली आपने कहा, अगर ये नॉन वैक्सीनेटेड होंगे, क्या होंगे आपके एक से, अगर ये नॉन वैक्सीन, अगर इनको प्रॉपर आपने वैक्सीनेशन ना दी, आपके आपके जो आपके इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इनको कहते हैं, ठीक है, अगर आपने जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनको उनके खिलाफ आपने वैक्सीनेशन ना दी, तो इन्फेंट्स में कौन से ऐसे बैक्टीरिया की वजह से आपको मेनिंजाइटिस होगा। तो आपने कहना है आपका एक तरह से हीमोफेलस इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। लाइक अब यहाँ पे हो गया आपका एक तरह से इन्फेंट्स के ऊपर भी हो गया। अब हम आते हैं आपके चिल्ड्रन और आपके टीन एजर्स के ऊपर, ठीक है, किन के ऊपर आते हैं, जो आपके चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, लाइक जो आपके बच्चे और आपके टीन एजर्स, यानी कि जो जिनकी उम्र जो 11 से 19 साल के दरमियान होगी, टीन एजर्स, ठीक है, आपके एक तरह से चिल्ड्रन और टीन एजर्स जो होंगे, उनके जनाब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया करवा सकते हैं। तो आपने कहना है कि जो आपका नाइजेरिया मनिंजीटाइडस होता है, कौन सा आपके से नाइजेरिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये आपने नहीं भूलने। नाइजेरिया मनिंजीटाइडस है, कौन सा, नाइजेरिया मनिंजीटाइडिस, ठीक है, नाइजेरिया मनिंजीटाइडस जो होता है, ये आपको चिल्ड्रन और जो आपके एक तरह से टीन एजर्स होते हैं उनमें करवाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है कि नाइजेरिया मनिंजीटाइडस किन में करवाता है, चिल्ड्रन और टीन एजर में कौन करवाता है, आपका नाइजेरिया मनिंजीटाइडस। अब हम आते हैं आपके अडल्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो आपके अडल्ट्स होते हैं, तो अडल्ट्स में कौन से आपके बैक्टीरिया करवाते हैं। तो आपने कहना है आपका स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाए, कौन सा आपके तरफ से स्ट्रिप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाए जो होता है, स्ट्रिप्टोकोकस जो आपका एक तरह से निमोनाए जो होता है, ये आपको अडल्ट्स में जो है वो करवाता है, ठीक है। आपने कहना जो आपका स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाए होता है, ये किन में करवाता है, ये आपको एक तरह से करवाता है अडल्ट्स में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो वो मतलब कि 90% चांसेस होते हैं। न्यूनेट्स में कौन से करवाते हैं, इन्फेंट्स में कौन से करवाते हैं, चिल्ड्रन और टीन एजर में कौन सा बैक्टीरिया करवाते हैं, और अडल्ट में जो है वो कौन करवाता है, ठीक है। तो ये आपको जनाब बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आते हैं, इसमें जो दूसरी कंडीशन आती है वो होती है आपकी एक तरह से वायरल। पहले तो हमने देख ली कि जनाब आपको बैक्टीरियल करवाएंगे, और जो दूसरी होंगी वो होगी आपको वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। कोई भी आपका कोई वायरस होते हैं, और वायरस भी आपको क्या करवा सकते हैं, वो वायरस आपको मनिंजाइटिस करवा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे वायरल वायरस हैं जो आपको ये सारी सिचुएशन लाइक आपको मनिंजाइटिस करवा सकते हैं। तो आपने कहना है कि तकरीबन तकरीबन आपके 5 से 7% जो आपके मनिंजाइटिस के केस होते हैं, वो आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। लाइक कोई भी आपका वायरस जो होगा वो आपको मनिंजाइटिस करवा सकता है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो मतलब कि आपको वायरस जो है वो करवा सकते हैं। तो आपने कहना एक एक होता है आपका एंटीरो वायरस, कौन सा होता है आपका एक तरह से
एंटीरो वायरस होता है, वो एंटीरो वायरस आपको करवा सकता है, ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, कौन सा, आपका एक तरह से हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है, वो आपको करवा सकते हैं। और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की दो टाइप्स होती हैं। एक हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस आपके एक तरह से हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 होती है, और एक होती है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, ठीक है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 जो होती है ये किस में करवाती है, मतलब कि आपने कहना है कि एक मतलब कि आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस जो है वो करवाता है आपको मनिंजाइटिस। अब क्वेश्चन ये है कि आपके दो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस दो तरह के होते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 होता है और आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 होता है। तो ऐसा कौन सा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है जो मतलब कि आपको मनिंजाइटिस करवाएगा, तो आपने कहना है जो आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 है वो आपको क्या करवाएगा, वो आपको मनिंजाइटिस करवाएगा। जबकि जो आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 होता है ये आपका STD होता है, लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उसमें आता है। और इसमें जनाब आपकी जेनिटल की इन्फेक्शन करवाता है, इसमें जो आपकी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या करवाता है, उनकी इन्फेक्शंस करवाता है, ठीक है। अब जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपकी जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो आपने कहना कि आपके हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप टाइप 1 जो होती है वो आपको मनिंजाइटिस करवाती है, और वो आपकी जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 है वो आपको जेनिटल आपके जो इन्फेक्शन है वो करवाती है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा वायरस है जो आपको लाइक मनिंजाइटिस करवा सकता है, तो आपने कहना आपका कोकसाकी वायरस, ठीक है। कौन सा, आपका एक तरह से कोकसाकी वायरस, ठीक है। कौन सा, जो आपका एक तरह से कोकसाकी वायरस होता है वो आपको एक तरह से करवा सकता है, ठीक है। और जो कोकसाकी वायरस होता है ये मिनी आपके जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, किन में चिल्ड्रन होते उनमें करवा सकता है। और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो फीकल ओरल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, फीकल ओरल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। ये मतलब कि आपका एक तरह से फीसिस के थ्रू भी फैल सकता है और आपकी ओरल के मतलब कि आपके मुंह के थ्रू भी फैल सकता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि आपके तीन वायरस होते हैं, एंटीरो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस और आपका कोकसाकी वायरस, ठीक है। ये आपको जो है तीनों वायरस जो होते हैं ये आपको एक तरह से या वो वायरल मनिंजाइटिस आपको क्या करवा सकते हैं, वायरल मनिंजाइटिस करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी टाइप के ऊपर आपने आना है, जो तीसरी टाइप होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपके एक तरह से फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। आपकी क्या होगी, आपकी एक तरह से फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन के ऊपर आते हैं कि अब ऐसे कौन कौन से फंगस हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फंजाई हैं जो आपको ये करवा सकते हैं, आपको मनिंजाइटिस करवा सकते हैं। तो आपने कहना है कि क्या होगा कि अगर मतलब कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये आपके तकरीबन 2 से 3% जो आपकी केसेस में आपको मनिंजाइटिस, लाइक ये आपकी लीस्ट काज होती है फंगल, आपकी फंगल मनिंजाइटिस। कोई भी फंगस है जब उसे मनिंजाइटिस करवानी होती है तो आपकी लीस्ट काज होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आते हैं या ये आपके फंगल इन्फेक्शन ऐसे कौन कौन से जो फंजाई हैं वो आपको एक तरह से करवा सकते हैं, लाइक आपको मनिंजाइटिस करवा सकते हैं। तो आपने कहना है आप जो क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मन है, ठीक है, कौन सा, आपका एक तरह से एक फंगस होता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोकोकस। क्या होता है आपका क्रिप्टोकोकस, ठीक है, क्या होता है आपका एक तरह से क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेन, ठीक है। क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेन जो होता है ये आपको करवा सकता है, आपका फंगस होता है ये आपको फंगल मेनिंजाइटिस करवा सकता है। और तकरीबन 60 to 70% जो केसेस होते हैं फंगल मेनिंजाइटिस के उनमें आपका क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मन ही होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं और कौन से होता है, एक होता है आपका हिस्टोप्लाज्मा, ठीक है। क्या होता है आपका हिस्टोप्लाज्मा जो होता है ये भी आपका फंगस है जो आपको करवा सकता है, क्या करवा सकता है, आपको फंगल मनिंजाइटिस जो है वो करवा सकता है, ठीक है। तो ये आपने इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसे कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन है जो आपको फंगल मनिंजाइटिस करवा सकते हैं, तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस 60 to 70% केसेस में, और हिस्टोप्लाज्मा जो है ये भी आपको तो फंगल मनिंजाइटिस करवा सकता है। अब ये जो याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना ये मेनली उन पेशेंट के अंदर जो है वो फंगल मनिंजाइटिस करवाते हैं, लाइक फंगस जो होते हैं ना ये उन पेशेंट लाइक उन लोगों के ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं जो अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का क्या मतलब होता है, अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट ने अभी से जो है किडनी जो है वो डोनेट किया है, अभी उसने क्या किया, कोई भी किडनी जो है वो किसी को दिया है, डोनेट किया है, या किडनी उसने रिसीव किया है, या जनाब उसने जब गुर्दा या सॉरी आपके जो लीवर है वो लीवर डोनेट किया है या लीवर रिसीव किया है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक तरह से
स्टीरॉइड देते हैं, ठीक है। और जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो आपका अम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट, ठीक है, जिन्होंने जो अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, या HIV के पेशेंट जो होते हैं वो भी अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन जो है वो आपको एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने कहना है कि जो अम्यूनो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे लोग जिनमें इम्यून सिस्टम जो होगा वो वीक होगा, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी जो है वो कुछ ऑर्गन्स वगैरह आपके एक तरह से रिसीव किए होंगे, या फिर आपके डोनेट किए होंगे, तो उनमें आपको ये सारी कंडीशन, लाइक आपको फंगल मेनिंजाइटिस, फंगस जो है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आपकी एक तरह से बहुत सी ड्राई सा पोर्शन था आपका, लाइक काजिज, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप डायग्नोज बनाओगे ना इसका, जो अभी मैं आपको डायग्नोज भी आपको बताऊंगा, इसमें डिफरेंट आपके डीडीज आती हैं जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोज कहते हैं। तो उसमें ये चीजें आपको, ये जो पेज है मैंने आपको लिखवाया है, ये काम आएगा। तो आपने इसकी काजिज जो है वो लाजमी और लाजमी जो है वो याद करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरह से, इसकी काजिज होंगी, ऐसी कौन कौन सी काजिज होती हैं जो आपको करवा सकती हैं। अब हम आते हैं कि यार ये मतलब कि हमने एक तरह से जो है वो डेफिनेशन भी पढ़ ली, काजिज भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अब जो आपका पेशेंट होगा वो कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के साथ आपके पास आएगा, ठीक है, कौन कौन सी क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स होंगी उनके साथ आपके पास आएगा, यानी कि उसके जनाब फीचर्स क्या होंगे, कौन कौन सी सिम्टम्स लेके आपके पास आएगा, ठीक है। तो उन सिम्टम्स को अब हम लिखते हैं, ठीक है। आपने जो पहला लिखना है ना, अभी आपको जब वो समझ आ जाएगी, जो मैंने आपको सारा ऊपर लिखवाया ना काजिज, मतलब उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पहला आपने क्या करना है जनाब, उसमें एक तरह से इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इन्फ्लामेशन में आपको पता है कि जो पहला सिम्टम्स होता है वो होता है आपका फीवर, मतलब उसका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको मतलब उस बंदे को जिसको मेनिंजाइटिस है उसको क्या होगा, फीवर। अब ये जो फीवर है ना, ये फीवर दो तरह का हो सकता है, ठीक है। ये फीवर जो है ये दो तरह का हो सकता है। हो सकता है ये जो फीवर है ये हाई ग्रेड हो, क्या हो आपका एक तरह से हाई ग्रेड हो, यानी कि उसको तकरीबन जो फीवर है वो 104 फ़ारेनहाइट तक हो, ठीक है, या 105 फ़ारेनहाइट तक हो, यानी कि उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा हाई हो, उसको बहुत ज्यादा फीवर हो सकता है उसको लो ग्रेड फीवर हो, क्या हो सकता है उसको लो ग्रेड फीवर हो, यानी कि उसको जनाब 101 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, ठीक है। यानी कि मतलब उसको 101 या आपका 100 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, या आपका 99 जो फ़ारेनहाइट है वो हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपका लो ग्रेड, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो, ठीक है। ये आपने कहना है। फीवर जो है वो फीवर आपका दो तरह का हो सकता है। हाई ग्रेड भी हो सकता है, यानी कि 104 105 फ़ारेनहाइट तक भी हो सकता है। लो ग्रेड यानी कि आपका जनाब 99, आपका 100 या 100 आपका 101 तक आपका हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अब ऐसे कौन सी काजेज हैं, ऐसे कौन से पैथोजिन है जो आपको हाई ग्रेड फीवर करवाएंगे, और ऐसे कौन से हैं जो आपको लो ग्रेड फीवर करवाएंगे। याद रखें कि जब भी आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, जब भी आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको हमेशा और हमेशा हाई ग्रेड फीवर होता है। क्या होता है कि आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हम ऊपर पढ़ी हमने, उसमें जब भी आपको एकदम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगी, तो उसमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। अब जब आपको मेनिंजाइटिस का पेशेंट आपके पास आएगा, ठीक है, तो अब उसको पहले आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर चेक करोगे, उसका फीवर चेक करोगे। तो अगर उसको हाई ग्रेड फीवर होगा तो पहले आपके माइंड में क्या जाएगी, क्या इसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब कितनी इजी चीजें हो रही हैं, अगर आपको ऊपर वाली चीजें जो है वो समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि यार मुझे मतलब उसका आपने टेम्परेचर चेक किया वो लो ग्रेड है, क्या है, आपके एक तरह से लो ग्रेड फीवर है, तो आपने कहना है कि आपका क्या हो सकता है, आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, आपके एक तरह से वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनमें आपको लो ग्रेड फीवर होता है, ये आपने लाजमी याद रखना है कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, और आपके वायरल इन्फेक्शन में लो ग्रेड फीवर होगा। फंगल जो होता है मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो लीस्ट कॉमन काजेज होती हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो जो ज्यादा काजेज है उनके बारे में आपने सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको, जब उसका लो ग्रेड फीवर होगा तो उसमें एक तरह से वायरल इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से आपके डायग्नोज बन गया। अब हम आते हैं और इसमें कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपने कहना है कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें जनाब आपका एक तरह से आपको नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। क्या हो सकती है इसमें, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। आप सबको पता है कि नोजिया और वोमिटिंग जो है वो क्या चीज है, ठीक है। अब जो है वो आपको क्या हो सकती है, इसमें हेडेक हो सकता है। क्या हो सकता है, हेडेक। क्यों हेडेक होगा भाई, हेडेक मैंने इसलिए आपको बताया ना कि आपकी जो भी आपकी मेनिंजीज होती है
अब वॉइस क्लियर है? ठीक है। अब हम जब भी आपकी एक तरह से वॉइस का मसला बने ना तो बता दिया करो। ठीक है, तो बता दिया करो। ठीक है, तो आपने अनम्यूट कर लेना है, ठीक है, अपने आप को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आप बारिश भी है बाहर, तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो है वो इशू हो सकता है। तो अब जब भी आपको ये हो ना, तो आपने जो है वो बता देना है, ठीक है, अपने आप को जो है वो अनम्यूट कर लेना है। पहले तो आप जो है वो बिला वजह भी आप जो है वो अनम्यूट हो जाते हो, तो अब आपने क्या करना है, खुद को अनम्यूट इस काम के लिए कर लेना है। तो अब आपने क्या कहना है कि इनमें क्या हो सकता है, इनमें जनाब आपके एक तरह से हेड एक हो सकता है, क्या हो सकता है, हेड एक हो सकता है, इनमें सर दर्द हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें जो सर दर्द होगा, इनमें हेड एक होगा ना, वो भी आपका दो तरह का होगा। कि क्या होगा, आपके दो तरह का होगा। एक हो सकता है कि आपके एक माइल्ड हेड एक हो सकता है, क्या हो सकता है, आपके एक तरह से माइल्ड हेड एक हो सकता है, यानी कि उसके सर, जो सर होगा उसको थोड़ी बहुत पेन होगी। हो सकता है उसको क्या हो, उसको सवियर हेड एक हो, क्या हो, उसको सवियर हेड एक हो, ठीक है। आपने क्या कहना है, जो हेड एक होगा ये मजीद दो तरह का होगा। आपको माइल्ड हेडेक हो सकते हैं और सीवियर हेडेक होगा। जो माइल्ड हेडेक वाला पेशेंट होगा वो किसको होगा, वो वायरल इन्फेक्शन को होगा। और जो सीवियर हेडेक वाला होगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होगा, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो डीडीज बनाने हैं, इस तरह आपने डिफरेंशियल डायग्नोज बनानी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, टाइम अगर थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है तो आपने इसको लाजमी और लाजमी फ्रेश होकर बैठना है, तो आपने इसको लाजमी समझना है। तो हेडेक आपको पता चल गया कि हेडेक का क्या सीन है, ठीक है। अब हम आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इन लोगों में होगा, वो क्या होगा, वो होगा जनाब इनमें फोटोफोबिया होगा। क्या होगा आपका, एक तरह से फोटोफोबिया होगा। अब फोटोफोबिया का क्या मतलब होता है, जो फोटो होता है, इस फोटो का मतलब ये होता है कि आपके एक तरह से मतलब कि रोशनी, ठीक है, आपकी लाइट। फोटो का क्या मतलब होता है, आपकी रोशनी, आपकी लाइट। फोबिया का क्या मतलब होता है, आपको एक तरह से डर लगना, क्या होता है, आपका डर लगना, ठीक है। यानी कि फोबिया का मतलब होता है डर लगना, और आपके एक तरह फोटो का क्या मतलब होता है, आपकी लाइट होती है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने समझना है। अब ये जो लोग होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि ये आपको जब वो आपकी जो लाइट होती है उस लाइट को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी रोशनी होती है उसको मतलब उससे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों में क्या होता है, उन लोगों में बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा होता है, बहुत ज्यादा जो है वो सीवियर हेड एक हो रही होती है। तो आपने नोट किया होगा कि जब आपको नॉर्मल भी हेड एक हो ना, तो आप कहते हो कि यार ये लाइट बंद करो, क्योंकि वो आप क्या करते हो, वो जो लाइट होती है वो आपको इरिटेट करती है। तो सेम इसी तरह ये जो आपकी मनिंजाइटिस होती है जिसमें बहुत ज्यादा हेडेक होगा, तो ये लाइट जो होगी ना, वो लाइट जनाब उसके जो ब्रेन होगा उसको इरिटेट करेगी, ठीक है, उसके चुभन क्रिएट करेगी, ठीक है। उसको मतलब कि वो उससे और जो उसकी मतलब कि साइंस और सिम्टम्स होगी ना वो ज्यादा करेगी, ठीक है। तो इसी वजह से वो कहेगा कि यार ये जो लाइट है ना, ये कमरे की जो लाइट है इसको बंद करो। कि अगर वो दिन में होगा तो वो क्या करेगा, वो आपके जनाब आपके कमरे में चला जाएगा और जनाब एक कोने में होके बैठ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो लाइट से नफरत करेगा। क्योंकि जो लाइट होती है उसके ब्रेन को इरिटेट करती है। तो इस वजह से इसको क्या होगा, फोटोफोबिया होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मतलब उस जगह के ऊपर बैठेगा जहाँ पे लाइट जो है वो कम है, यानी कि ये क्या करेगा, ये अकेला रहेगा और जनाब उस कमरे में बैठेगा जिसमें अंधेरा ही अंधेरा हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने समझना है कि फोटोफोबिया इन लोगों में हो सकता है। अब आते हैं इन लोगों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर इसमें आता है, वो होता है आपका नेक स्टिफनेस, जिसको हम नक्कल रिजिडिटी भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेक स्टिफनेस, या आपका नक्कल रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस। अब ये नेक स्टिफनेस है, ये क्या है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसको आपने लिखना है आपके एक तरह से मनिनजिसमस, इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से मनिनजिसमस कहते हैं, ठीक है। जब भी आपको मनिनजाइटस हो, जब भी आपको क्या हो, आपको मनिनजाइटस हो और मनिनजाइटस की वजह से आपको क्या हो, आपकी नेक जो है वो बिल्कुल एक तरह से जकड़ जाए, ठीक है, बिल्कुल मतलब सख्त हो जाए, ठीक है। उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से आपका क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं नेक स्टिफनेस, या आपको उसको नक्कल रिजिडिटी कहते हैं। और जब वो मनिंजीज की वजह से हो, मनिंजाइटिस की वजह से हो, तो उसको हम कहते हैं मनिंजिसमस, क्या कहते हैं, मनिंजिसमस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये मनिंजिसमस क्या है, यानी कि इसके बारे में हमें जो है वो प्रॉपर पता होना चाहिए। मतलब कि आपके जिन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है यार, मनिंजिसमस या नेक स्टिफनेस क्या है और ये होती क्यों है। देखो हमारे पास एक मसल होता है और उस मसल को हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। क्या कहते हैं, आपका स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ठीक है। आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि आपका एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं, प्यारा सा नाम उसको होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। इसको सिंपल समझो कि जो आपने जो आपकी गर्दन होती है, जो आपकी नेक होती है, इसको अगर आप जब वो रोटेट कर रहे हो, आप जब वो आपके राइट लेफ्ट सामने जो है बैक साइड पे जो है वो देख रहे हो, ठीक है, जो आपको प्रॉपर जो अपनी आपकी एक तरह से जो है
नेक क्या है, उसको मूव कर रहे हो, राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट मूव कर रहे हो, आगे मूव कर रहे हो, पीछे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस मसल की वजह से आप कर रहे हो, लाइक ऐसा कौन सा मसल है जो आपकी नेक की मूवमेंट करवा रहा है, आपको राइट लेफ्ट मूवमेंट करवा रहा है, तो वो होता है आपका मसल स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ठीक है, कौन सा, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। अब इस स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल हम जो क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे उसमें हमने डिस्कस करेंगे, ये जो आपका स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होता है ना, इसको एक नर्व सप्लाई करती है, और उस नर्व को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 11। कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर 11 कहते हैं। और उसको हम एक और प्यारा सा नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं असेसरी नर्व। क्या कहते हैं, आपकी असेसरी नर्व, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपका जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होता है इसको क्रेनियल नर्व नंबर 11 सप्लाई करती है, जिसको हम असेसरी नर्व भी कहते हैं। और याद रखो, जब भी आपको मनिंजाइटिस होगा, और मनिंजाइटिस में ये जो आपकी होती है असेसरी नर्व जो होती है, ये असेसरी नर्व जो होती है ये डैमेज हो जाती है, इस असेसरी नर्व की इंजरी हो जाती है। जब असेसरी नर्व की इंजरी हो जाती है, तो आप मुझे ये बताओ, ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 11 है जिसको असेसरी नर्व भी कह रहे हैं, ठीक है, जब ये डैमेज हो जाएगी, जब ये डैमेज हो जाएगी, तो क्या अब ये आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को सप्लाई करेगी, अब ये आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, जिसकी वजह से अब आपका स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, बिल्कुल सख्त हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। और मूवमेंट आपकी तभी होती है ना जब आपको कोई भी एक तरह से नर्व उसको स्टिमुलेट करे। नर्व इनर्वेशन की वजह से आपकी मसल की एक तरह से होती है, मूवमेंट होती है। तो अब आपका मसल ही जाया हो गया, मसल ही डैमेज हो गया, आपका असेसरी नर्व ही डैमेज, सॉरी, आपका असेसरी नर्व मतलब आपकी नर्व डैमेज होगी। तो अब नर्व डैमेज होगी तो अब आपके स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को कोई भी नर्व सप्लाई नहीं करी, तो इसका मतलब कि ये मतलब कि ये एक ही जगह के ऊपर साकिन रहेगा, ठीक है, ये किसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो इस वजह से जो आपका पेशेंट होगा वो मतलब उसकी जो मतलब कि होगी गर्दन होगी ना, वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होगी, वो जकड़ी हुई होगी, जिसको हम कहते हैं मेनिंजिसमस कहते हैं, ठीक है। जब आप इसको कहोगे ना कि मतलब कि अपने राइट साइड पे देखोगे, तो आप अगर नॉर्मल बंदे को कहोगे कि राइट साइड पे देखे, तो वो आपकी जनाब गर्दन को जो है वो रोटेट करके जो देख सकता है। लेकिन ये जो लोग होंगे ना, ये क्या करेंगे, जब वो राइट साइड पे देखेंगे ना, तो अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जो है वो अपने नेक को जो है वो रोटेट नहीं कर सकते, तो आप पूरी बॉडी को जो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी एक तरह से मनिंजिसमस में, कि मनिंजिसमस जो होता है ये क्या होता है, नक्कल रिजिडिटी क्या होती है, और इसमें आपका स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल जो तो वो डैमेज होता है, असेसरी नर्व जो है वो डैमेज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन आएगा कि यार अगर जो है ये नर्व डैमेज हो रही है तो दूसरी नर्व जो है वो भी डैमेज हो जाएंगी, और आपकी जो दूसरे मसल्स होंगे वो भी स्टिफ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी हर जो मसल्स होती है उनकी उनकी जो इनर्वेशन होती है वो डिफरेंट नर्व से होती है, ठीक है। तो हर पैथोलॉजी में जो होती है वो तमाम नर्व्स डैमेज नहीं होती, ठीक है। तो इस पैथोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसी पैथोलॉजी होगी जिसमें क्रेनियल नर्व नंबर 3 डैमेज होगी, कुछ में 5 होगी, ये सारी कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो मनिंजिसमस में कौन सी नर्व जो है वो डैमेज होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 11 डैमेज होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इस नेक स्टिफनेस के ऊपर, मनिंजिसमस के ऊपर, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी लाइक इसके मतलब कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी। अब ये जो पेशेंट होते हैं ना, इस पेशेंट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो साइंस देखते हैं, और साइन जो होते हैं वो आपको लाजमी और लाजमी आने चाहिए, ठीक है। ये जो आपके पेशेंट होते हैं मेनिंजाइटिस के, इसमें हम दो इंपॉर्टेंट साइंस देखते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से साइंस होते हैं, ठीक है। अब आपने जो हेडिंग देनी है, ठीक है, इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स में वो होती है आपकी मेनिंजाइटिस के साइंस, ठीक है। कौन से साइंस होते हैं उनको हम नेम देते हैं आपकी एक तरह से, जो आपकी मेनिंजाइटिस होती है, ठीक है, उनके हम जो है वो साइंस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके कौन कौन से साइंस होंगे, ठीक है। अब आपने कहना है कि दो इंपॉर्टेंट साइंस होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने कहना है कि दो इंपॉर्टेंट जो आपकी मेनिंजाइटिस के दो इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं, अब उन साइंस को जो है वो क्या कहते हैं और उनकी क्या डिटेल है, ठीक है, ये आपने लिखना है। जो पहला साइंस हम इसमें देखते हैं उस वो साइंस कौन सा है, वो है आपका एक तरह से किरनी, आपकी किरनिक साइन। कौन सा होता है आपका किरनिक साइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। किरनिक साइन होता है, ठीक है, आपका कौन सा होता है, किरनिक साइन होता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ये क्या है। और आपका एक और साइन होता है जिसको हम कहते हैं ब्रूजिनकी साइन। क्या कहते हैं, ब्रूजिनकी साइन। एक किरनिक साइन होता है और एक होता है आपका ब्रूजिनकी साइन होता है। कौन सा, आपका एक तरह से ब्रूजिनकी साइंस होता है, ब्रूजिनकी साइंस होता है, ठीक है। इसको आपने लिखना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने लाजमी को समझना है। दो मनिंजाइटिस में हम दो इंपॉर्टेंट साइंस देखते हैं, एक को हम कहते हैं कर्निक साइन कहते हैं, और एक को हम कहते हैं ब्रूजिनकी साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूजिनकी साइन। अब ये कर्निक साइन क्या होता है, कर्निक साइन ये होता है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर आपने जो है उसकी डिटेल में जाता हूँ, ताकि जब आपको डेफिनेशन में लिखवा दूंगा तो जो चीजें होगी वो समझना आपके लिए आसान होगी। आपने कर्निक साइन में क्या होता है कि पेन इन हैमस्ट्रिंग मसल। अब आपने लिखनी इसकी डेफिनेशन।
पेन इन हैमस्ट्रिंग मसल, जिनको हैमस्ट्रिंग मसल का पता है ना उनके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी आसान होगी, आपने परेशान नहीं होना। तो पेन किस में होती है? आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में, ठीक है। किसमें पेन होगी? किसमें? आपके कौन से मसल में? हैमस्ट्रिंग मसल में। कब होगी, कब पेन होगी? वेन ट्राइंग टू, ठीक है, वेन ट्राइंग टू, जब हम कोशिश करेंगे, ट्राइंग टू स्ट्रेटन द लेग्स, ठीक है, ट्राइंग टू स्ट्रेटन, ठीक है, ट्राई टू मतलब स्ट्रेटन द लेग्स, स्ट्रेटन या एक्सटेंशन, ठीक है, ट्राई टू स्ट्रेटन या एक्सटेंशन ऑफ द लेग्स, ठीक है। अब आपने इसकी पहली डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैं आपको इसकी जो चीजें वो बताऊंगा, तो अब जो वो डेफिनेशन आपको आसान लिखेगी। आपने कहना क्या होता है? पेन इन हैमस्ट्रिंग मसल्स कब होगी? व्हेन ट्राइंग टू स्ट्रेटन या एक्सटेंशन ऑफ द लेग्स विद फ्लेक्स्ड लिप, ठीक है। क्या होगा कि विद फ्लेक्स्ड लिप, ठीक, सॉरी, विद फ्लेक्स्ड, ठीक है, विद फ्लेक्स्ड हिप्स, ठीक है। जब उसकी हिप जो फ्लेक्स होगी उसमें हम जहाँ पेन देखेंगे, ठीक है। देखें इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सीन ये होता है कि ये जो आपका पेशेंट होता है ना, इसमें हम एक साइन देखते हैं जिसको हम कहते हैं आपका कर्निंग साइन। इस कर्निंग साइन में हम क्या कहते हैं? हम उस पेशेंट को क्या कहते हैं? अब आपने क्या करना है, आपने सीधा लेट जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेशेंट है ना, ठीक है, हमने कहना है कि आप जो है वो स्पाइन पोजीशन पे, आपको पता है ना प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, स्पाइन पोजीशन कौन सी होती है? जब आप जो सीधा सोते हो ना अपना मुंह ऊपर करके, तो इसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या होता है उसका, ये मतलब इसका स्ट्रेट लेग्स होता है, ठीक है, इस तरह स्ट्रेट जो है वो लेग होता है, ठीक है, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। यानी कि इसका एक स्ट्रेट लेग होगा, इस तरह दो मतलब आपको पता लेग्स होते हैं। यानी कि इसको हमने कहते हैं, आपने क्या करना है, अब आपने कहना है उसको, कहना है कि ये बेड के ऊपर आप वो लेट जाओ। जब वो लेट जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, ये आपका नी जॉइंट होता है, यहाँ पे आपका नी जॉइंट होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसका जो लेग होगा ना उसको आपने पकड़ लेना है और ऊपर की तरफ एलिवेट करना है, यानी कि लेग की क्या करनी है, उसको क्या करना है, उसको मतलब एक तरह से एक्सटेंड करना है। जो आपका लेग होगा, आप उसने क्या करना है, लेग्स की क्या करनी है, आपने एक्सटेंशन करनी है, ठीक है। जो लेग होगा उसको आपने ऊपर की तरफ एलिवेट करना, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जब वो ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा ना, तो जब उस दौरान आपकी क्या होगी, जो उसकी हिप होगी, ठीक है, जो उसकी हिप होगी, हिप आपको पता है क्या होता है, ठीक है, तो उसकी जो हिप होगी वो उस दौरान क्या होगी, फ्लेक्स होगी, वो मतलब कि बिल्कुल फ्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजिंग है। मैं आपको जब वो कुछ डायग्राम बताऊंगा, जैसे मैं आपको वो दिखाऊंगा, तो आपको आसानी चीजें समझ आ जाएंगी। आपने क्या करना है, पहले आपने कर्निंग साइन को देखने के लिए पेशेंट को सीधा लिटा लेना है, सुपाइन पोजीशन में लिटा लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो उसका लेग हो गई उस लेग को ऊपर की तरफ जो एक्सटेंड करना है, ऊपर की तरफ एलिवेट करना है। उसी दौरान क्या होगा, उसकी जो नी होगी, वो नी क्या होगी, वो सॉरी आपकी जो हिप होगी, वो हिप क्या होगी, वो फ्लेक्स होगी, ठीक है। हिप जो होगी वो फ्लेक्स होगी। तो जब आप पूरी उसकी लेग को एक्सटेंड करोगे और हिप जो होगी वो फ्लेक्स हो रही होगी, तो उसके जो हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल क्या है, जो आपके थाई के मसल हैं, ठीक है, जो आपके, हाँ, 90 डिग्री के ऊपर जो उसके थाई के मसल है, कौन से, जो उसके एक तरह से थाई के मसल है, सॉरी बैक ऑफ द थाई, जो उसके बैक ऑफ द थाई, ठीक है, जो उसकी बैक ऑफ थाई के मसल है, उनमें क्या होगा, उनमें पेन होगा, ठीक है, उनमें पेन होगा, ठीक है। यानी कि जब उसके लेग्स को आप एली ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, उस तरह उसकी जो हिप होगी वो फ्लेक्स करेगी, तो उसी तरह क्या होगा, उसके जो हैमस्ट्रिंग मसल होंगे, जो बैक ऑफ थाई के मसल होंगे, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। तो जब वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा जो है वो बैक ऑफ थाई में पेन हो रहा है, तो आपने जना कहना है कि इसमें कर्निंग साइन क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने अभी तक इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। मैंने अभी जो जनाब इसको जब बरज़ुंकी साइन को समझा के आपको डायग्राम बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। आपको मतलब कि आपको समझ आ चुकी होगी कि पेन होगी हैमस्ट्रिंग मसल में, जब आप क्या करोगे, लेग्स को एलिवेट करोगे, जबकि उसकी जो हिप होगी वो फ्लेक्स्ड होगी, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग मसल यानी कि बैक ऑफ थाई के जो मसल होंगे उनमें क्या होगी, पेन होगी, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी ब्रूजिंकी साइन क्या होता है। ब्रूजिंकी साइन क्या होता है, हमने क्या करना है, इसमें भी हमने क्या करना है, जो आपका पेशेंट होगा ना उसको हमने कहना है कि आप जो है वो स्पाइन पोजीशन के ऊपर लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो उसका नेक होगी ना, ठीक है, जो नेक होगी, नेक की क्या करवानी है, फ्लेक्सेशन करवानी है। यानी कि उसको जब वो स्पाइन पोजीशन पे लेटा होगा, तो आपने उसकी जो गर्दन होगी उसको पकड़ के अपने हाथ से पकड़ के ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जब उसकी नेक की आप फ्लेक्सेशन करोगे, ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, तो उसी दौरान क्या होगा, उसी दौरान जनाब उसको पेन होगी, तो वो क्या करेगा, आपके हिप और नी की क्या करवाएगा, फ्लेक्सेशन कर लेगा, ठीक है। हिप्स एंड जो आपकी नी होगी उसकी फ्लेक्सेशन कर लेगा। ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब आपने क्या करना है, ब्रूजिंग की साइन में आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को सीधा लिटा लेना है, उसकी जो नेक होगी
उसको उसको आपने अपने हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ एलिवेट करना है, नेक की फ्लेक्सेशन करनी है। जब वो आप नेक की फ्लेक्सेशन करोगे ना, तो वो उस दौरान क्या करेगा, जो उसकी हिप होगी और जो उसकी लेग होंगी ना, उसको क्या करेगा, सॉरी, जो उसकी हिप और उसकी जो एक तरह से नी होगी उसको भी फ्लेक्स कर लेगा। क्योंकि उसको क्या होगा, दर्द होगा नेक रीजन में, उसको दर्द होगा, तो जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, ब्रूजिंग की साइन पॉजिटिव होगा। अब जनाब आपको थोड़ी बहुत जो चीजें समझ आ चुकी होंगी, क्लियर कट आपको कब पता चलेगा, जब मैं आपको ये वाली डायग्राम दिखाऊंगा। ये वाली चीज मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है वो निकाली तो थी, हाँ ये वाली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आ जाना है, ये देखें। अब इसमें जो पहला साइन आता है ना, ये पहला जो अब कर्निंग साइन है, पहला कौन सा साइन है, कर्निंग साइन। हमने पेशेंट को क्या किया, पेशेंट को हमने सीधा लिटा लिया, जो ए वाली है इसको आपने देखना है, पेशेंट को हमने क्या कर दिया, सीधा लिटा लिया। फिर हमने क्या करना है, हमने जो उसका लेग है उसको ऊपर की तरफ क्या करना है, एलिवेट करना है। ठीक है, हमने जो उसकी नी की एक्सटेंशन है, लेग की एक्सटेंशन, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आप जो चाहे लेग की एक्सटेंशन लिख लो, चाहे आपकी नी की एक्सटेंशन लिख लो, ये आपकी सेम ही होती है, ठीक है। क्योंकि इस तरह आपकी लेग की भी एक्सटेंशन हो रही होती है और आपकी नी की भी एक्सटेंशन हो रही होती है। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि जो आपका हिप होगी, जो उसकी एक तरह से हिप होगी, उसकी क्या हो रही होगी, उसकी एक तरह से फ्लेक्सेशन हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह आपका साइन होता है, आपने लेग को ऊपर की तरफ ले जाना है, चाहे नी को ऊपर की तरफ ले जाना है, और उसके दौरान उसकी जो हिप होगी वो फ्लेक्स हो रही होगी, तो उसके जो बैक ऑफ मतलब बैक ऑफ थाई के मसल होगी उसमें दर्द होगा, उसमें पेन होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आपका जो कर्निंग साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वो कहता है कि नी एक्सटेंशन इज पेनफुल, ठीक है। जो नी जब ऊपर की तरफ ले जाओगे तो हैमस्ट्रिंग मसल में पेन होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कर्निंग साइन क्या होता है, ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं ब्रूजिंकी साइन के, ब्रूजिंकी साइन क्या होते हैं। ब्रूजिंकी साइन में क्या करना है, देखिए पहले जो उसने डॉट शेप में बताया ना, डॉट शेप में ये था कि वो पहले जो पेशेंट था वो इस तरह नीचे लेटा हुआ था, ठीक है। जो डॉट शेप में जो चीजें ना वो पहले नॉर्मल थी, लाइक वो आपका लेटा हुआ था, ठीक है, इस तरह लेटा हुआ था। अब उसने क्या किया, उसने आपने अपने बाजू से पकड़कर उसका जो नेक है उसको ऊपर की तरफ एलिवेट किया। जब नेक को ऊपर की तरफ एलिवेट किया ना, तो उसी दौरान क्या हुआ, उसी तरह उसके जो एक तरह से नी थी और उसके लेग थे वो भी फ्लेक्स हो गए, इस तरह वो मतलब कि एक तरह से मतलब कि जो चेस्ट होगी उसकी तरफ आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका ब्रूजिंकी साइन। क्या कहते हैं, ब्रूजिंकी साइन। तो आपने इस तरह इनमें कहना है कि लाइक ये जो आपके कर्निक साइन और ब्रूजिंकी साइन होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। जिसका माइक ऑन है वो काइंडली म्यूट कर लें, अगर क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। ठीक है, तो आपने कहना है इसमें क्या होगा कि आपका कर्निंग साइन और ब्रूजिंग साइन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है और आपने इसको लाजमी और लाजमी देख लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ तक जनाब आपको तकरीबन तकरीबन जो क्लिनिकल फीचर्स है ना वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और आई होप सो कि आपको जो इसमें कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइक ये जो पेशेंट होगी इसकी हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, ठीक है। जो आपके आपके मेनिंजाइटिस के पेशेंट होंगे इनमें हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, लाइक आपके साइंस और सिम्टम्स के साथ तो आ गए, तो हमने इनकी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करनी है। तो अब आपने जो हेडिंग देनी है वो क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन की है, किसकी, इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यानी कि हम जो वो कौन कौन से टेस्ट टेस्ट करवाएंगे इन लोगों के अंदर, कि ताकि हमें जो प्रॉपर जो पता चल जाए कि इनमें ये जो है वो सारे फीचर्स आ रहे हैं। देखो, हमने जैसे ये पेशेंट हमारे पास आएगा ना, ये सारे साइंस और सिम्टम लेके, हमने क्या करना है, पहले तो हमने उसका जनाब टेम्परेचर मेयर कर लेना, ठीक है। क्या हमने जनाब उसका थर्मामीटर लेना है, थर्मामीटर को जनाब आप जो है चाहे बक्कल कैविटी में रखो, चाहे आप जो है वो एक तरह से उसमें रखो, लाइक बिलो एक्सिला एक्सिलरी रीजन पे रखो, ठीक है। तो आपने थर्मामीटर से क्या करना है, उसका टेम्परेचर जो है वो मेयर कर लेना है। क्या करना है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो ना फीवर होता है, ठीक है, और फीवर में भी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंस थी, आपको जब आपको काजीज पता चल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने पहले जनाब उसका टेम्परेचर मेयर कर लेना है। टेम्परेचर मेयर करने के बाद आपको जो है वो दो चीजें मिल सकती हैं, हो सकता है उसका हाई ग्रेड जनाब उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, लाइक जो आपका वायरल इन्फेक्शन है, चाहे आपका वायरल इन्फेक्शन है चाहे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनमें टेम्परेचर रेज होगा, दोनों में ज्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन जो आपका बैक्टीरियल होगा ना उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एलिवेट होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। लेकिन जो आपका वायरल होगा ना उसमें थोड़ा सा, ठीक है, उसमें माइल्ड जो होगा वो टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है। जो माइल्ड थोड़ा सा जो टेम्परेचर होगा वो रेज होगा, ठीक है। तो ये आपने इसमें कहना है, टेम्परेचर मेजर आपने कर लिया, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन अगर उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो बैक्टीरियल हो सकता है, अगर उसको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने कहना ये आपका वायरल हो सकता है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब हम आते हैं दूसरी आपने क्या करवानी है, दूसरी आप जो इसमें सीबीसी करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, आप सीबीसी करवा सकते हो। आप जो वो कंप्लीट ब्लड काउंट या इसको हम टोटल ब्लड काउंट भी कहते हैं, ठीक है। जब आपको आ जाए टोटल ब्लड काउंट क्या है या सीबीसी क्या है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये एक ही चीज होती है। टोटल ब्लड काउंट के ऊपर भी हमें वही फाइन
फाइंडिंग्स आ रही होती हैं वही टेस्ट होता है, और आपके आपके कंप्लीट ब्लड काउंट के ऊपर भी वही चीजें आती हैं। तो ये एक ही चीज है, टोटल ब्लड काउंट और कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो एक ही चीज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है उसका सीबीसी करवा लेना है। देखो, ये मनिंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, आपको पता है कि आपके जो डब्ल्यू हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, वो ज्यादा होंगे, ठीक है। आपके क्या होंगे, डब्ल्यू जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, जो मतलब कि आपकी एक तरह से इम्यून सिस्टम बना रहे होते हैं, वो ज्यादा होंगे, ऐसे ही है ना। अब क्वेश्चन ये कि यार कौन से, मतलब कि इनके आगे भी हम जो है वो इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, अभी डायग्नोज बनाएंगे, डिफरेंशियल डीडीज बनाएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोज बनाएंगे, उसमें पता चल जाएगा कि आपका कौन से व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होंगे। अभी आपने थोड़ा बहुत जो है वो आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको हेलो हाई होनी चाहिए कि कौन कौन से व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हो सकते हैं। देखो, आप जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, क्या होगा आपको, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको न्यूट्रोफिलिया होगा। क्या होगा आपको, एक तरह से न्यूट्रोफिलिया, यानी कि आपको जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ना, वो ज्यादा होंगे। याद रखें कि आपके व्हाइट ब्लड सेल की भी कुछ टाइप होती हैं, आपको पता है, ठीक है। आपका क्या होता है कि जब आपको आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको न्यूट्रोफिलिया होगा, न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज्यादा होगा। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि डब्ल्यूबीसी, जनाब आप सीबीसी करवाते हो, सीबीसी के ऊपर आप जो है वो न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज्यादा मिलता है, तो आपने कहना ये बैक्टीरियल मनिंजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल अटैक कर सकते हैं। आपको अगर इयोसिनोफिलिया मिले, आपको इयोसिनोफिलिया मिले, इयोसिनोफिल का लेवल ज्यादा मिले, तो आपने कहना कोई पैरासाइट हो सकता है, आपका कोई भी हेलमेंथीज वगैरह जो है वो हो सकता है। तो आपको जो पैरासिटिक जो है वो मनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको लिम्फोसाइट तो मतलब आपको जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो आपके क्या है, आपके लिम्फोसाइट्स हैं, अगर आपको लिम्फोसाइट्स का लेवल ज्यादा मिले, तो आपने कहना कि यार इसमें वायरल हो सकता है, आपको वायरल मनिंजाइटिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब आपके न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे, तो न्यूट्रोफिल ज्यादा होने से बैक्टीरियल हो सकती हैं, इओसिनोफिल ज्यादा होने की वजह से आपको पैरासिटिक हो सकता है। और जनाब जब आपको, हाँ, एलर्जी वगैरह में भी ये होते हैं आपके, एलर्जी लाइक आपके बेजोफिल भी होते हैं, लेकिन आपके यूसिनोफिल भी एलर्जी करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके पैरासाइट के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये उसके एलर्जी के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। उसमें आप पैक मैन के नाम से याद करते, जब आप हीमाटोलॉजी पढ़े होगे ना, तो उसमें पैक मैन आपका एस आता है, पैक मैन बी आता है, आई थिंक। तो पैक मैन बी के नाम से हम याद करते हैं, एस्थमा वगैरह इसमें आती हैं। अब अभी आप इधर आओ, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो आपने कहना है कि आपका क्या होगा, जब पैरास हेलमेंथिस इन्फेक्शन होता है, तो उसमें यूसिनोफिल का जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा। देखो, मैं आपको जब वो दूसरे सिस्टम से आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीजें मैंने कहीं से किसी सिस्टम से उठाई हुई हैं, कुछ चीजें मैंने आपको किसी और सिस्टम से उठाई हुई हैं, ताकि आप जो लोग होगा इनके, आप लोगों के लिए ये चीजें आसान हो जाएं, ठीक है। तो आपको याद करना आसान हो जाए, ठीक है। इसी वजह से ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट सिस्टम से कलेक्ट करके। तो आपको जब हम दूसरे सिस्टम पढ़ेंगे ना, आपको मजा आएगा, ठीक है, वो पढ़ के। तो जैसे हमने बायोकेम पढ़ी थी ना, तो बायोकेम और फार्मा हमने पढ़ी थी। तो आप अभी जो चीजें मैं मतलब कि कुछ टर्म यूज करता हूँ ना, तो मैंने आपको पहले जो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ था, उनको वो सारी चीजें मैंने करवाई हुई थी, तो उनको मतलब कि मजा आ रहा होगा ये चीजें सुन के, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आपने कहना ये आपका लिम्फोसाइट जब ज्यादा होंगे, तो इसमें क्या होगा, आपके एक वायरल मनिंजाइटिस होगा। क्या होगा आपका, जब वायरल मनिंजाइटिस होगा, ठीक है। तो ये आपने तीन जो है वो अपनी चीजें जो है वो अपने माइंड के ऊपर रखनी है। अब ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो अब हमने जो आपके एक डेफिनेट डायग्नोज, ठीक है, डेफिनेट जो मतलब कि आपने जो आपने जो डेफिनेट मतलब कि आपने मजीद पता चलवाना है कि यार ये जो मनिंजाइटिस है, ये मतलब कि कौन से पैथोजन की वजह से हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने लंबर पंक्चर करना है। क्या करना है, आपने लंबर पंक्चर कर लेना है। क्या करना है, लंबर पंक्चर कर लेना है। लंबर पंक्चर क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने एलपी लिखना है, जो तीसरा आपका डेफिनेट डायग्नोज होगा, वो कौन सा होता है, वो लंबर पंक्चर होता है। और मैंने आपको बताया था कि लंबर पंक्चर हम किसके दरमियान करते हैं, और सारी जो सिचुएशन थी मैंने आपको बताई थी। तो जिन लोगों को लंबर पंक्चर का नहीं पता, उनके लिए मैं सिंपल वे में आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ताकि उन लोगों के लिए आसान हो जाए। देखिए, आपने जो है स्टार्ट करना है, डेफिनेशन लिखनी है। आपने कहना है कि लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर होता है। क्या होता है, एक आप प्रोसीजर इन विच, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लंबर पंक्चर की डेफिनेशन लिखनी है। ए प्रोसीजर इन विच CSF, ठीक है, ए प्रोसीजर इन विच CSF इज ड्रॉन, ठीक है, CSF लिया जाता है, CSF ड्रॉन या कलेक्टेड, ठीक है। आपने क्या करना है, ए प्रोसीजर इन विच CSF इज ड्रॉन और कलेक्टेड बाय यूजिंग, बाय यूजिंग मतलब इस्तेमाल करके, क्या इस्तेमाल करके, लंबर नीडल, ठीक है। क्या करके, एक लंबर नीडल होती है। मैं अभी आपको प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। मतलब मैं करके तो नहीं मतलब कि दिखा सकता आपको, मतलब कोई भी आपको सामने, जरा मैं आपको काशी को बिठाया हुआ और मैं जरा उसके पीछे जरा लंबर पंक्चर कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं ऐसा तो नहीं ना कर सकता, मतलब वो भी माशाल्लाह सेहतमंद है, ठीक है। तो मतलब कि आपको मैं मतलब कि एक तरह से मतलब कि थ्योरेटिकली बता सकता हूँ इन चीजों के ऊपर, और इंशाल्लाह यही चीजें जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो यही चीजें होंगी। अच्छा, आपने कहना एक प्रोसीजर इन विच CSF इज ड्रॉन और कलेक्टेड बाय यूजिंग ए लंबर नीडल। एक लंबर नीडल होती है फ्रॉम लंबर, फ्रॉम लंबर, आपके कहाँ से, आपके लंबर रीजन से, कहाँ से, आपके लंबर रीजन से। लंबा रीजन में भी कौन सा, आपने कहना कि बिटवीन, बिटवीन L4 एंड L5, ठीक है, जो आपका L4 होगा और L5 के दरमियान। वाइल द पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो भी मैं लिख रहा हूँ, वाइल द पेशेंट, ठीक है, जब पेशेंट किस पोजीशन के ऊपर होगा, वाइल द पेशेंट इज इन सिटिंग पोजीशन, इज इन सिटिंग पोजीशन, ठीक है, जब वो सिटिंग पोजीशन में होगा, सिटिंग पोजीशन, सीटिंग पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पोजीशन है, ठीक है। सीटिंग पोजीशन और आपकी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। देखो, लंबर पंक्चर में हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर एक सादा सा प्रोसीजर है, सादा तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आपकी एक लंबर नीडल होती है, एक सुरिंज होती है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं L4 और L5, कौन बता रहा है L3 और L4 के दरमियान। मैंने आपको वहां पे डिटेल से बताया था कि L3 और L4 को हम प्रेफर नहीं करते, उनके दरमियान स्पेस कम होती है, हम प्रेफर करते हैं L4 और L5 को। मैंने डिटेल से आपको बताया था, क्यों भूल जाते हैं आप। ठीक है, तो आपने कहना है कि क्या होता है कि L4 और L5 के दरमियान हम क्या करते हैं, हम L4 और L5 के दरमियान एक जो वो पंक्चर करते हैं, एक नीडल जो है वो मतलब कि लेते हैं और सुरिंज जो है वो मच्छू बो देते हैं, और वहां से आप क्या करते हैं, वहां से हम जो है एक CSF का सैंपल ले लेते हैं। कब ले लेते हैं, जब जो पेशेंट आपको वो सीटिंग पोजीशन, लाइक वो आपके बेड के ऊपर बैठा होगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, वो लेटा हुआ होगा, लेकिन वो किस में होगा, वो उसकी जो साइड होगा वो लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ होगा, एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है, तो वो लेफ्ट साइड पे लेटा हुआ होगा। अब वजह क्या है, देखो मैंने L4 और L5 के दरमियान क्यों करते हैं, मैंने आपको 3 रीजन इसकी बताई थी, तो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं उनके ऊपर दोबारा से टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता। तो आपने कहना कि जब उसकी सीटिंग पोजीशन होती है, जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सिचुएशन होती है कि इसमें जो आपका सीटिंग पोजीशन और लेफ्ट लेटर पोजीशन में जो आपका L4 और L5 के दरमियान जो आपकी स्पेस होती है, ये मतलब कि प्रोमिनेंट हो जाती है, ये वाजह हो जाती है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आज जो आपने ना लास्ट में आपने जो लास्ट में मुझे रिमाइंड करवाना है, कुछ चीजें जो है वो कंफ्यूजन में आपकी दूर करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी जो क्वेश्चन मेरे जहन में भी आते हैं, वो मैं आज जो है वो आपको दूर करूंगा। लास्ट में आपने मुझे लाजमी लाजमी रिमाइंड करवाना है कि मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। अच्छा, आपने कहना है कि ये जब आपको सीटिंग पोजीशन में होगा या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होगा, तो उसका जो L4 और L5 के दरमियान जो रीजन होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो बहुत वाजे हो जाएगा। जब प्रोमिनेंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इस जो आपका एरिया होगा इसको इजीली असेस करेंगे, लाइक हम इजीली इस जगह के ऊपर जा सकते हैं, और वहां पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, जो आपका लाइक ड्रेनेज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। मतलब जब उसकी इजीली प्रोमिनेंट स्पेस हो जाएगी, हम इजीली जनाब वहां से रसाई हासिल कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, और वहां से इजीली जो हम जो है वो CSF की क्या ड्रेनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है इसको मतलब कि हमने करनी होती है। देखिए, आपके पास पेशेंट आएगा, आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने कहना है बाबा जी बैठ जाओ, ठीक है, कोई भी होगा, आपने कहना है बैठ जाए। फिर आपने कहना है कि अब जब बैठ जाएगा तो आपने कहना है आपने थोड़ा सा आगे झुक जाए, आपने क्या करना है उसको कहना है थोड़ा सा आगे झुक जाए। जब वो थोड़ा सा आगे झुक जाएगा तो अब आप जब बैठे होगे अपनी चेयर के ऊपर, आप ये नोटिस भी कर रहे होंगे, जब आप थोड़ा सा आगे झुकते हो ना, तो आपका जो एक तरह से लंबर रीजन होता है ना, वो इजिली मतलब कि पीछे से प्रोट्रूड कर जाता है, पीछे की तरफ प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह जरा आपका क्या हो जाता है, वो L4 और L5 के दरमियान जो एरिया होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, वो आपका CSF जो है वो ड्रेन करना जो होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है। इसकी दूसरी मतलब इसकी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक हम जो है वो एक तरह से कुछ जो है वो एक तरह से उसको एंटीसेप्टिक जो है वो करते हैं, ठीक है। आपकी जो पायोडीन वगैरह होती है वो लगाते हैं, उसकी प्रॉपर जो है वो साफ करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम जो वो प्रॉपर लाइक उसका कुछ प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन अब आपके लिए है ये यही चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है। तो L4 और L5 के दौरान करेंगे, और आपका लेफ्ट लेटरल और सिटिंग पोजीशन के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब हमने जो है वो CSF ले लिया। अब मतलब कि CSF लेने के बाद हमने क्या करना है, हम जनाब इस CSF की इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। अब आपने जो हेडिंग देनी है ना, वो क्या है, आपके इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब जो आपने देनी है हेडिंग, वो कौन सी है, वो है आपकी एक तरह से इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ CSF। यानी कि अब हम देखना चाहते हैं यार, जो हमने CSF जो सैंपल लिया है, ठीक है,
इसके अंदर जनाब हमें कोई बैक्टीरिया वगैरह मिलता भी है या नहीं। अगर हमें बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं, कोई वायरल मिलता है, कोई फंगस मिलता है, तो उसकी क्या क्या मतलब कि आपको CSF रिलेटेड जो है वो चीजें मिलेंगी, ताकि आप इजिली डायग्नोज बना सको। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लंबर पंक्चर किया, लंबर पंक्चर के बाद आप CSF निकाला, CSF की आप मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हो। जब आप इस CSF को क्या करते हो, आपने जो CSF जो है वो आप प्रॉपर जो लंबर पंक्चर कर लेते हो। ठीक है, क्या करते हो, आप लंबर पंक्चर कर लेते हो, CSF आप जब वो लैब रिपोर्ट के लिए भेज देते हो। क्या करते हो, आप लैब रिपोर्ट के लिए भेज देते हो। अब जो लैब रिपोर्ट वाला है ना, वो कहता है कि जनाब हमें इसमें जो है वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं मिला। ठीक है, हमें जनाब ऐसा कोई पैथोजन नहीं मिला जो मतलब कि मनिंजाइटिस करवा सकता है। तो आपने कहना है कि इसमें मतलब कि एक सिचुएशन क्या हो सकती है, नो मनिंजाइटिस। क्या हो सकती है आपकी, नो मनिंजाइटिस। ठीक है, लाइक वो कहेगा कि जनाब इसमें जनाब कोई भी पैथोजन नहीं मिला, कोई भी ऐसा जो है वो बैक्टीरिया वगैरह में नहीं मिला। तो आपने कहना है कि इसमें क्या हो सकता है, आपने कहना है कि इसमें एक कंडीशन हो सकती है इसमें कोई भी मनिंजाइटिस ना हो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, फिर मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन अभी आपकी पीरियड्स में आपको रीड पे करवाऊंगा कि उसमें एक बात जो लिखी हुई है वो मैं आपको रीड वहां पे करवाऊंगा, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है उसमें कोई भी आपको पैथोजन वगैरह नहीं मिल सकता, तो आपने कहा नो मनिंजाइटिस। हाँ, अगर उसमें क्या हो, वो कहता है कि हाँ यार हमें जो है इसमें कोई भी आपका कुछ ना कुछ पैथोजन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, लाइक आप जो पैथोजन मिला है तो उसमें आपने कहना है इसमें क्या होगा, सस्पेक्टेड मनिंजाइटिस। क्या होगा आपके एक तरह से सस्पेक्टेड मनिंजाइटिस हो सकती है, मतलब कि इसमें कोई ना कोई पैथोजन हो सकता है। अब जब सस्पेक्टेड पैथोजन होगा तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई जब पैथोजन होगा तो इसका मतलब ये हुआ इसमें व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होंगी, आपके CSF में क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी। ऐसे ही है ना, क्या होगी आपके एक तरह से ल्यूकोसाइटोसिस होगी। आपके जो व्हाइट ब्लड सेल है इनका जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, जो WBCs हैं वो ज्यादा होंगे, अब मतलब कि आपका एक तरह से नंबर आपके CSF में। अब ये जो आपके बेस ऑन द व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ज्यादा है, उसकी बेस के ऊपर जब हम जो है वो एक तरह से DDs बनाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोज बनाते हैं। अब यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ल्यूकोसाइटोसिस ज्यादा थी, WBC ज्यादा थी जनाब, उसकी वजह से आप जो है वो कुछ चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह दोबारा से एक जो है वो दोबारा से बनाना स्टार्ट कर देना, आपने इस तरह फ्लो चार्ट बनाना था कि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, आपने कहना है कि अगर हमें क्या मिले, अगर हमें क्या मिले, लैब रिपोर्ट वाला क्या है कि इसमें जनाब जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ठीक है, क्या है जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो न्यूट्रोफिल्स है वो बहुत ज्यादा मिले हैं। एक तो CSF में जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बहुत ज्यादा मिले हैं, और दूसरा जो CSF के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो बहुत कम मिला है। तो आपने कहना है ये आपका बैक्टीरियल मनिंजाइटिस होगा। आपको कौन सी आपकी डायग्नोज होगी, वो कौन सी होगी, वो बैक्टीरियल मनिंजाइटिस होगी। ठीक है, ये आपने देखना है। ठीक है, मतलब कि आपने क्या किया, आपने जनाब उसने कहा कि जनाब जो आपने हमें CSF भेजा है, जो CSF सैंपल भेजा है, इसमें हमें न्यूट्रोफिलिया मिला है, न्यूट्रोफिल्स का लेवल बहुत ज्यादा मिला है, साथ ही साथ हमें ग्लूकोज का लेवल कम मिला है। तो आपने कहना है कि ये क्या है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। देखो, जब भी एक बात मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगस लव ग्लूकोज। ठीक है, लव करते हैं किससे, ग्लूकोज से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके एक तरह से बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं, वायरल नहीं, वायरल जो है वो आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करते। आपने कहना जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंगस होते हैं वो लव करते हैं किससे, ग्लूकोज से। ठीक है, यानी कि वो आपकी ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं अपनी एक तरह से मतलब कि ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका बैक्टीरिया अटैक करेगा, जब बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बैक्टीरिया जनाब आपके एक तो उस बैक्टीरिया के एक्शन, जब बैक्टीरियल मनिंजाइटिस होगी उसके बदले में आपका न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में कौन से सेल ज्यादा होंगे, न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे। साथ अब वो जो आपके एक तरह से बैक्टीरिया होंगे वो CSF के ग्लूकोज को यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। जब CSF के ग्लूकोज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो अब मुझे ये बताओ कि CSF के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रह जाएगा या कम रह जाएगा। अब CSF के अंदर ग्लूकोज कम रह जाएगा। ठीक है, तो यही आपने कहना है कि जब आप क्या करोगे, न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलेंगे, न्यूट्रोफिल ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे और ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम मिलेगा। देखो, जो आपके डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, कौन से डायबिटीज मिलाइटस के पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा जनाब उनमें हर वक्त ना कोई इंजरी रहती है, कोई ना कोई जख्म उन बेचारों में रहता है, और वो कहते हैं कि डॉक्टर से ये जो जख्म है ना ये मेरा ठीक ही नहीं होता। क्या होता है, ये ठीक ही नहीं होता। क्यों, वजह क्या है यार, उनका जो जख्म होते हैं वो ठीक ही नहीं होती। उसकी बहुत सारी वजह है, तो बायोकेम हमने डिस्कस की है, सोर्बिटोल वगैरह होता है, न्यूरोपैथी होती है। लेकिन जहाँ पे आपका क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि डायबिटीज मिलाइटस में आपका जो आपकी एक तरह से इंजरी होती है और आपके जख्म जो होते हैं वो ठीक नहीं होते।
वजह ये है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है या कोई भी फंगस होती है वो लव करती है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। तो आपके डायबिटीज मिलाइटस के पेशेंट में ऑलरेडी क्या है कि आपका ग्लूकोज ज्यादा है। जब ऑलरेडी उसका ग्लूकोज ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बैक्टीरिया होंगे वो बार बार उस पेशेंट के ऊपर अटैक करेंगे। उसके अंदर जब अटैक करेंगे तो उसमें बार बार इंजरी करवाएंगे, उसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह करवाएंगे। ठीक है, तो एक जनाब इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, ऊपर से एक और बैक्टीरिया आएगा नया ग्लूकोज खाने के लिए, ऊपर से एक और बैक्टीरिया आएगा वो ग्लूकोज खाने के लिए। तो इसकी वजह से उसको बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें इस वजह से आपको जख्म वगैरह जो है ठीक नहीं होते आपकी डायबिटीज मिलाइटस के पेशेंट में। ठीक है, तो ये आपकी एक डायग्नोस बन गई कि आपका लाइक अगर न्यूट्रोफिल ज्यादा है और आपका ग्लूकोज कम है तो आपको क्या हो सकता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकती है। अब दूसरा क्या हो सकती है, अगर लैब रिपोर्ट वाला के कि लैब रिपोर्ट वाला ये आपको लिख कर दे कि जनाब ये जो पेशेंट आपके आपने जो आपका सीएसएफ हमें सैंपल जो भेजा है इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें जो लिम्फोसाइटोसिस था, क्या था आपका एक तरह से लिम्फोसाइटोसिस था, क्या था आपका लिम्फोसाइटोसिस था। यानी कि इसमें लिम्फोसाइट का जो लेवल था वो बड़ा हुआ, लिम्फोसाइट ज्यादा थी। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, ये आपके दो कंडीशन में ज्यादा हो सकते हैं। पहले तो आपने क्या लिखना है, आपके दोनों कंडीशन में जो मैं अभी लिखूंगा इसमें दोनों कंडीशन में आपके क्या मिलेगा, जो लिम्फोसाइट्स होंगे ना, क्या होंगे, जो आपके एक तरह से लिम्फोसाइट्स होंगे उन दोनों का लेवल ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप दोनों कंडीशन में लिखो कि जो लिम्फोसाइट्स होंगे इनका लेवल जो है वो ज्यादा ही आपको मिलेगा दोनों कंडीशन में। अब याद रखो अगर आपको क्या मिले, अगर आपको लिम्फोसाइट्स का लेवल ज्यादा मिले बट वो कहे कि नो चेंज, ठीक है, क्या है, नो चेंज इन ग्लूकोज, नो चेंज इन सी एस एफ ग्लूकोज। अब मजीद जो है वो चीज लिखो कि नो चेंज इन सी एस एफ ग्लूकोज, वो कहे कि जनाब आपके सी एस एफ में जो ग्लूकोज का लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं मिली। ठीक है, जब कोई चेंज नहीं मिली तो अब मुझे ये बताओ, मैंने लिखा था कि आपका बैक्टीरियल फंगस जो होते हैं वो लव करते हैं ग्लूकोज के साथ, लेकिन वायरस जो होता है वो लव नहीं करता। तो आपने कहना है इसमें क्या होगा, इसमें जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा तो वायरल में आपके लिम्फोसाइट्स ज्यादा होते हैं, लिम्फोसाइटोसिस होती है, लेकिन सीएसएफ में क्या होता है, सीएसएफ में ग्लूकोज के ऊपर कोई चेंज नहीं होती। तो आपका डायग्नोज क्या होगा, आपका डायग्नोज होगा ये वायरल मनिंजाइटिस है। क्या है, आपका एक तरह से वायरल मनिंजाइटिस है, क्या वायरल मनिंजाइटिस है। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि लिम्फोसाइट्स के ऊपर जनाब आपका लिम्फोसाइट ज्यादा मिले, नो चेंज इन सीएसएफ ग्लूकोज, वायरल मनिंजाइटिस है। ठीक है, अब मतलब कि लास्ट पे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इस सबकी कॉमन चीज होगी, अगर आपको क्या मिले, अगर आपको लिम्फोसाइट्स ज्यादा मिले, क्या हो, लिम्फोसाइट्स ज्यादा मिले, लेकिन आपका क्या हो, आपका एक तरह से क्या हो, आपका जो आपका सी एस एफ ग्लूकोज है, जो सी एस एफ ग्लूकोज लेवल है वो कम मिले। ठीक है, क्या होगा, सी एस एफ ग्लूकोज कम मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको फंगल इन्फेक्शन होगा, क्या होगा, जब आपको फंगल इन्फेक्शन होगा साथ आपके लिम्फोसाइट ज्यादा होंगे और फंगस भी क्या करता है, लव ग्लूकोज। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्या जाएगा, अब आपके माइंड में ये जाएगा इसको जनाब फंगल मनिंजाइटिस है। क्या है, इसको फंगल मनिंजाइटिस, इसके ऊपर किसी फंगस ने अटैक किया है, क्योंकि फंगस की जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपके लिम्फोसाइट्स का लेवल ज्यादा हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फंगल मनिंजाइटिस होता है। लेकिन याद रखें हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो दूसरों बैक्टीरियों से अलग उसका जनाब फंक्शन है। एक बैक्टीरिया ऐसा है, हर बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जब जो दूसरे बैक्टीरियों से अलग है, मतलब उसका मतलब कि अलग है, उसमें मतलब कि कुछ और ही आपके वाइट ब्लड सेल ज्यादा होते हैं। याद रखें जब आपका क्या हो, आपके लिम्फो साइड ज्यादा हो और बक्टी आपके ग्लूकोज का लेवल कम हो, तो आपने कहना कि हो सकता है इसमें एक और जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो आपका टीबी करवाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हो सकता है। और याद रखें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में भी आपका एक तरह से लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं और ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, तो उसमें ग्लूकोज कम होगा, लेकिन इसमें भी आपके क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि लिम्फोसाइट ज्यादा ग्लूकोज कम, हो सकता है उसमें फंगल मेनिंजाइटिस हो सकता है उसके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो, उसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब मतलब कि दो चीजें बन गई। अब आपके जहन में आएगा हमने मजीद इसको किस तरह डिफरेंशिएट करा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फंगस है, फंगल मेनिंजाइटिस है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है। तो आपने कहना है कि आप जब एक पेशेंट आपके पास आए, एक पेशेंट आपके पास आए, उसकी हिस्ट्री वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे क्या था, पहले कोई ना मुझे लंग इन्फेक्शन था, मुझे रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन था। ठीक है, पहले जनाब मेरी जो हिस्ट्री थी ना, मुझे जनाब रिपोर्ट में
मैं पहले जो है वो टीबी का इलाज करवाता रहा हूँ, ठीक है। उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह, तो आपने कहना कि आपका ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, ठीक है। वो कि मुझे जनाब, मैं जनाब मुझे पहले था आपका टीबी था, मैं टीबी का इलाज करवाता रहा हूँ, मुझे लंग इन्फेक्शन था, तो आपने कहना आपको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो सकता है। हाँ, अगर वो के डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ, मैंने रिसेंटली जो है ना, आप रिसेंटली मैंने जो है वो एक जनाब आपका लाइक मैंने जो है वो किडनी जो है वो आपका रिसीव किया है, ये किडनी डोनेट किया है, ठीक है। वो के जनाब डॉक्टर साहब रिसेंटली मैंने ना कोई किडनी जो है या कोई आपका जिगर वो केगा मैंने डोनेट किया है या रिसीव किया है, यानी कि वो पेशेंट कौन सा बन जाएगा, वो अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बन जाएगा, वो क्योंकि हम आपने पता होगा हम उसमें स्टीरॉइड देते हैं आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, तो अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, तो आपने कहना कि ये क्या होगा, ये आपका फंगल मेनिंजाइटिस होगा। तो आपने इस तरह हिस्ट्री में पूछना है, हिस्ट्री आपने लेनी है, और हिस्ट्री के बेस पे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। मजीद आप क्या करोगे, मतलब कि अब या मतलब कि आप मैंने आपको बहुत सारे बैक्टीरिया बताए, मैंने आपको बहुत सारे वायरस बताए, मैंने आपको बहुत सारे फंगस बताए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार इस मतलब कि इसमें कौन सा वायरल है, हिस्टोप्लाज्मा है, आपका न्यूफॉर्मिन है, या आपका मतलब कि मतलब कि कौन सा वायरस कौन सा है, कोक्साकी है, बैक्टीरिया की बात करें स्ट्रिप्टोकोकस है, या फिर आपका जो है वो दूसरे आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कौन सा है। एक तो बात आपने उसकी एज से पता चला लेना है, ठीक है, एज के हिसाब से आपने देख लेना है कि इसमें कौन सा हो सकता है। दूसरा आपने क्या करना है, सीएसएफ का कल्चर करवा लेना है, ठीक है, और सीएसएफ जब आप कल्चर करोगे ना, उस कल्चर में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपने पहले तो उसका बनाना है कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है, फंगल मेनिंजाइटिस है, कौन सा है, ठीक है। तो आपने पहला फ्लो चार्ट बनाना है। मजीद आपने क्या करना है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरल है, कौन सा फंगस है, तो आपने पहले उसकी एज पे जाना है, फिर आपने जो उसका सीएसएफ जो है उसका कल्चर करवा लेना है, और कल्चर में आपको जो वो पता चल जाएगा कि इसका क्या सीन है, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंशियल डायग्नोस होती है, और डिफरेंशियल डायग्नोस आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और इन्हीं इंटरेस्टिंग बेस के ऊपर आपने इनको याद रखना है। अब मुझे जल्दी से बताएं, आपको जब वो डायग्नोस की समझ आ गई है, इसका कोई मसला तो नहीं है।